हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने-अपने घरों में होंगे तथा अपने जो एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा लिखा हुआ है बीईजीसी 133। इसका मतलब है कि हमें आज इसी बुक को डिस्कस करना है, इसी बुक्स के चैप्टर्स को डिस्कस करना है, ठीक है? इसी बुक के चैप्टर्स को डिस्कस करना है। और मैं आप लोगों को पहले ही एक वीडियो जो है ना प्रोवाइड करवा चुका हूँ और वो जो पहली वाली वीडियो सीरीज़ आई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था समरी, मतलब इस बुक में जितने ब्लॉक्स हैं, ये देख लीजिए। इन चारों ब्लॉक्स में से मैंने 3 ब्लॉक्स की समरी आप लोगों को करवा दी थी, लेकिन चौथे ब्लॉक्स की समरी नहीं करवाई थी। मैंने कहा था कि ये पोएम है और इसको अगर करवाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन मैंने वादा किया था कि इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है वो मैं आप लोगों को ज़रूर करवाऊँगा, ठीक है? तो आज का जो ये वीडियो सेशन है इसमें हम लोग चारों ब्लॉक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं दोस्तों, आप लोग ये भी जानते होंगे संभवतः कि इसी ब्लॉक का सेम वीडियो, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो जो है ना वो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी कमी है। कमी ये है तो कमी है इको साउंड की। उस वीडियो में इको साउंड आ गया है, ठीक है? अब किस कारण से हुआ वो सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ लाइव वीडियो सेशन में। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने ये देखा कि बच्चों बच्चों को है ना, जो पुरानी वाली वीडियो है जिसमें कि इको साउंड है, वो पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है? बहुत से बच्चे हैं ना कमेंट कर रहे थे। सॉरी। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे और कमेंट को तो छोड़िए, मतलब वो जो वीडियो का जो व्यूज़ है वो तो ठीक था, लेकिन जो टाइम है, वॉच ड्यूरेशन है वो बहुत कम था, तो मैंने डिसाइड किया कि इसको फिर से मैं रिक्रिएट कर देता हूँ पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है? तो ख़ैर अब इतना समय नहीं गँवाते हैं, सीधे-सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो ये सब तो मैं पहले ही पहले वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। मैं पहले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं कैरेक्टर उसके बाद क्या समरी, ठीक है? एनालिसिस सारी बातें मैं करवा चुका हूँ, सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ तक मैं ये सब मैं करवा चुका हूँ, ठीक है? यहाँ से हम लोगों ने नहीं किया था, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और ये है डिस्क्राइब अबाउट एलिजाबेथन वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एलिजाबेथन वर्ल्ड क्या लिखा हुआ है? तो एक्चुअली क्या है ना कि ये एलिजाबेथन वर्ल्ड का मतलब है कि एलिजाबेथ के समय का शासनकाल, मतलब एलिजाबेथ का शासनकाल। तो एलिजाबेथ कौन थी? तो एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड की महारानी थी या ब्रिटेन की महारानी महारानी थी, ठीक है? या कह लें कि ब्रिटेन की क्वीन थी, ठीक है? और ऐसा है कि इन्हीं के शासनकाल में लिटरेचर, साहित्य ने बहुत ज़्यादा विकास किया था। इंग्लिश लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा विकास किया था। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग जानेंगे इंग्लिश लिटरेचर का विकास कैसे हुआ, ठीक है? और हम लोग ये जानेंगे कि इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट के साथ-साथ इस वर्ल्ड में और क्या-क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। और हम ये भी जानेंगे कि इस एलिज़ाबेथन वर्ल्ड को हम मतलब ये कह सकते हैं कि शेक्सपियरियन एज के नाम से क्यों जानते हैं, ठीक है? और उसके बाद रेनेसाँ क्या है, हम लोग इसी सारी बातों को यहाँ जानेंगे। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये वर्ल्ड होगा, यहाँ पर मैंने वर्ड लिख दिया है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ वर्ल्ड कर लीजिएगा। तो एक्चुअली एलिज़ाबेथन वर्ल्ड को हम लोग शेक्सपियरियन एज के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि एलिज़ाबेथ के शासन काल में ही शेक्सपियर नाम से एक बड़े ही फेमस ड्रामाटिस्ट हुए, जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा को मतलब एक तरह से थिएटर में प्रदर्शित करवाने का काम किया था, ठीक है? और यही जो एलिज़ाबेथन वर्ल्ड है, इसी के समय में रेनेसाँ आया, पुनर्जागरण हुआ। अब पुनर्जागरण किसका हुआ? तो पुनर्जागरण साहित्य का हुआ, पुनर्जागरण हुआ ह्यूमनिज़्म का। मतलब मनुष्यता, ये जो है ना मनुष्यता या मानवतावाद का विकास इसके समय में हुआ था। तो अब इतना क्लियर हो गया, अब सीधे-सीधे मुद्दे पर चलते हैं, जो भी बातें इसमें लिखी गई है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले इसको इरेज़ कर देते हैं, हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो रेनेसाँ लिटरली मीन्स रीबर्थ और अवेकनिंग. It was a rebirth of classical Greek and Latin literature. It is began in later half of the 16th century and continued into the 15th and 16th century. It has been divided into early, middle, and early, middle, high, and late Renaissance. The 16th century of the 16th century or the period of high Renaissance was rife with changes that lead to reorientation of the रिलेशन बिटवीन मैन एंड द वर्ल्ड बी इनहेबिटेड। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि ये जो रेनेसा है, एक्चुअली रेनेसा कुछ लोग इसको रेनेसेंस भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म या फिर जगना, ठीक है? तो अब ये रेनेसा है क्या? तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है ना कि एक इस समय में रेनेसा के आने से पहले का एज इंग्लैंड में कहलाता था डार्क एज। क्या कहलाता था? ब्रिटेन में रेनेसा आने से पहले डार्क एज कहलाता था। मतलब रेनेसा, मैं आपको एक ग्राफ या एक सीक्वेंस में समझाता हूँ। रेनेसा, ये रहा रेनेसा।
तो ये डार्क एज है। इससे पहले का शासनकाल, इससे पहले है चौसर का युग। तो ये आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, चौसर का युग। तो सबसे पहले था चौसर युग। चौसर एक लेखन था। रेनेसा के आने से पहले इंग्लैंड में चौसर नाम से एक लेखन आया था, और चौसर आने के बाद बहुत से ड्रामेटिस्ट, बहुत से राइटर्स ने क्या किया, इसी चौसर के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की थी। और जब बहुत से राइटर्स ने, बहुत से ड्रामेटिस्ट ने इस चौसर को कॉपी करने की कोशिश की, तो इसके साथ क्या हुआ कि उस समय लिटरेचर के अंदर कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। और जब कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला, तो वही एज जो है ना, डार्क एज के नाम से जाना गया, जिसकी एज थी 22 साल। मतलब चौसर के आने के बाद 22 साल तक कोई भी चेंजेज हमें लिटरेचर में देखने को नहीं मिले। तब अचानक से आया रेनेसा, ठीक है, मतलब पुनर्जागरण हुआ। किसका पुनर्जागरण हुआ? तो डार्क एज के बाद लिटरेचर का पुनर्जागरण हुआ। इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल लाइन पर चलते हैं। तो द रेनेसा पीरियड वाज मार्क्ड बाय अ रीलुक एट क्लासिक्स एंड हेल्प्ड राइटर पोजिट अ न्यू आइडिया ऑफ मैन who was at the center of the scheme of things as the idea of Renaissance spread to different parts of the world, responded creatively through various mediums to interpret the position of men in the cosmos, development in scientific ideas, a shift from Ptolemaic idea of the universe to that Copernicus brought in the modern view things. Copernicus was to prove that the earth was not the center of the universe, but it was the sun 1 plus and T2 plus He former was the only a planet revolving around the later. This shift was not merely astronomical and had an impact on the way in which man was perceived in the universe. The idea of the man and center of things was effectively deflected. He was to be seen as a part of organic unity in the universe. तो ऐसा है कि इस लाइन में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जब रेनेसा पीरियड आया, तो इससे क्या हुआ कि डार्क एज के बाद जब पुनर्जागरण हो रहा था, लेखन का पुनर्जागरण हो रहा था, लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का, तो उस समय बहुत से राइटर्स ने क्या किया, तो डार्क एज से बहुत सारी चीजें सीखी। क्योंकि उन्होंने जितने लेखन किए डार्क एज में, वो तो सारा फेल रहा, लिटरेचर में कोई चेंजेस नहीं आए। तो डार्क एज के बाद जो भी राइटर्स हुए ना, उन्होंने डार्क एज से बहुत सारी चीजें सीखी, उन्होंने अपनी कमियों को देखा, और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस के साथ नए नए लेखन स्टार्ट किए, नए नए राइटिंग्स उन्होंने पब्लिश किए, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स और क्रिटिक्स और ड्रामाज और फिर फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग्स उन्होंने पब्लिश किए। उस समय में फिक्शन राइटिंग ज्यादा लिखे जाते थे, नॉन फिक्शन तो विक्टोरियन एज में लिखा गया, खैर उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो उस समय फिक्शन से ज्यादा उन्होंने पब्लिश किए, तो उस समय रेनेसा आया। अब देखिए, रेनेसा के साथ साथ जब ये पुनर्जागरण हो रहा था, इसमें सिर्फ लिटरेचर में चेंजेस नहीं आ रहे थे, बल्कि इसमें जो साइंटिफिक आइडियाज हैं, जो वैज्ञानिक सोच है ना, उसमें भी परिवर्तन आ रहा था। एक टॉलमी नाम के एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री हुए, जिन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी जो है ना, वो केंद्र में है और सूर्य उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। लेकिन कोपरनिकस, एलिजाबेथ के समय में कोपरनिकस भी एक खगोल शास्त्री थे, तो उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, ये जो टॉलमी ने बताया ये गलत बताया है। एक्चुअली क्या है ना कि सन सेंटर में है और पृथ्वी जो जो अर्थ है वो उसके चक्कर लगाती है। और इस तरह के शिफ्ट से जो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोल विज्ञान है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला उस समय में। इसी तरह मनुष्य की सोच में भी उस समय परिवर्तन हुआ। तो इतना क्लियर है। आगे देखते हैं अगला वाला क्या है, अगले पेज में, अगले स्लाइड में क्या है। तो यहाँ पर अब है, अंडर एलिजाबेथ इंग्लैंड मूव्स टुवर्ड वेरियस लेवल ऑफ सोशल मोबिलिटी एट द लेवल ऑफ रिलीजन। द एंग्लिकन सेटलमेंट ट्राइड टू क्रिएट पीस अमॉन्ग्स द रिलीजियस फैक्शंस। Through the settlement, she managed to keep the Protestant spirit alive. In the economic sphere, England was gradually transforming itself into a world of mercantile capital. In the world of kings and queens and the nobility, the traders and merchants also gain both mobility and power in the form of money. This is the world to which Shakespeare belonged. The feudal work of England was churning. It was as if it has transformed itself into a kind of capitalist economy, but one can see the presence of the feudal world of new forces that were gradually gaining power, especially in the wake of travel and trades in the other country. A nobility that was gradually becoming economically weak also meant that other social groups, especially the ones who were trading, would gain power. The consolidation of the power by Elizabeth could be seen in the works of literature. Sydney's Arcadia, Spencer the Fairy Queen evidenced the power wielded by the queen. The defeat of the Spanish forces with the defeat of Spanish Armada in the 1588 further helped Elizabeth and consolidated her राइन सॉरी। तो ऐसा है कि जब एलिजाबेथ शासन कर रही थी ग्रेट ब्रिटेन पर, इंग्लैंड पर जब एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, एक्चुअली एलिजाबेथ ट्यूडर मोनार्क की महारानी थी, ट्यूडर राजवंश की शासिका थी, ठीक है।
तो उनके समय में क्या हुआ ना कि रिलीजियन धार्मिकता को कम किया गया और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया गया। अब यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे हिंदू धर्म हिंदू धर्म कहता हूँ मैं, जैसे जैन धर्म है, वो 2 भागों में बँटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर। आप लोगों को पता होगा, अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो भारत में भी जैन धर्मावलंबी लोग रहते हैं गुजरात के इलाके में। उसी तरह बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 पंथ आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 2 भाग हीनयान और महायान है बौद्ध धर्म का। अभी शायद साउथ में कुछ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, और श्रीलंका तो बौद्ध धर्म का गढ़ है। सबसे ज़्यादा बौद्ध बौद्ध धर्म के लोग श्रीलंका और जापान में हमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह इंग्लैंड में भी जो क्रिश्चियन लोग रहते हैं, जो ईसाई लोग रहते हैं ना, वो भी 2 भागों में बँटे हुए हैं। एक है कैथोलिक, क्या है? कैथोलिक्स, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, ठीक है? तो कैथोलिक्स जो है ना, वो मानते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट है ना, ये वास्तविक क्रिश्चियन नहीं है, और इस वजह से कैथोलिक जो क्रिश्चियन है, कैथोलिक जो ईसाई है ना, ये प्रोटेस्टेंट के साथ भेदभाव भरा व्यवहार करते हैं, ठीक है? भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उस समय में जब एलिजाबेथ का शासनकाल चल रहा था। तो जब एलिजाबेथ क्वीन बनकर इंग्लैंड पर शासन करने को आई, तो उस समय शायद वो प्रोटेस्टेंट से ही बिलॉन्ग करती थी। मतलब वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ही थी शायद, ठीक है? तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट को मतलब एक तरह से इज्जत देने का प्रयास किया, इज्जत दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ठीक है भई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स दोनों बराबर हैं, और इस वजह से प्रोटेस्टेंट को भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, ठीक है? तो इस वजह से क्या हुआ कि प्रोटेस्टेंट को वहाँ एक अच्छी जगह मिली, धार्मिकता को, ये जो कट्टर धार्मिक हो गए थे कैथोलिक, उनको वो कट्टर धार्मिकता कम करनी पड़ी, और वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया गया, और ये जो प्रोटेस्टेंट को इन्होंने इज्जत दिलाने का काम किया था ना एलिजाबेथ ने, तो इससे क्या हुआ कि एलिजाबेथ के शासनकाल में जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन का जो कैपिटल लंदन हुआ करता था, वहाँ पर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट लोग आकर बस गए थे, ठीक है? और वहाँ पर अपना जीवन यापन करने लगे थे, और इसी से क्या हुआ ना, शहरीकरण की शुरुआत हुई थी एलिजाबेथ के वर्ल्ड में, एलिजाबेथ के शासनकाल में। अब देखिए एक बात और है, रिलीजियस जो धार्मिकता है ना, उसको कम किया गया था, धार्मिक सोचों को कम किया गया था एलिजाबेथ के शासनकाल में। अब इसके पीछे एक बात और थी। एक्चुअली क्या है कि उस समय इंग्लैंड में जब एलिजाबेथ के शासनकाल से पहले क्या था कि जब मतलब इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासन नहीं आया था, महारानी एलिजाबेथ का, तो उस समय जो महत्वपूर्ण निर्णय है ना, वो कैथोलिक्स धर्मावलंबी के जो क्रिश्चियन जो चर्च होते थे, कैथोलिक्स धर्मावलंबी वाले जो क्रिश्चियन चर्च होते थे, तो वहां से ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। लेकिन जब एलिजाबेथ शासन काल में आई, जब एलिजाबेथ पावर में आई, तो उसने क्या किया, तो सबसे पहले चर्च के पावर को घटा दिया, ठीक है? और उन्होंने कहा ठीक है, ये चर्च अब केवल और केवल धार्मिक स्थल बनकर रहेंगे, और इसके अलावा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार रानी को होगा। इसी तरह एक अन्य सेक्टर में भी बदलाव हमें इंग्लैंड में देखने को मिल रहा था उस समय, और वो था क्या, व्यापार में। व्यापारिक सेक्टर में इंग्लैंड बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। वो कैसे कर रहा था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके पीछे एक हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताता हूँ, इंडियन हिस्ट्री। भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश रह चुका है, और इंग्लैंड की समृद्धि का कारण भारत भी है। अब वो कैसे है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली क्या था कि एक मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ये रहा इंग्लैंड, ई से इंग्लैंड समझ लीजिए, आई से इंडिया समझ लीजिए, और ये वाला क्षेत्र है अरब, ठीक है? और यहाँ पर ये है समुद्र। तो मैं आप लोगों को पहले इंग्लैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इंग्लैंड जो ब्रिटेन है, यह ठंड ऋतु वाला प्रदेश है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी खाद्यान्न को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है, तो इंग्लैंड के लोग ज़्यादा लंबे समय तक क्या रख सकते थे? तो इंग्लैंड के लोग ज़्यादा लंबे समय तक केवल और केवल मांस को रख सकते थे, और आप लोगों को पता होगा कि मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले की ज़रूरत होती है, और मसाले की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से होती थी इंग्लैंड निवासियों की उस समय में, एलिजाबेथ के शासनकाल के आसपास में, 1498 1500 1500 1600 के आसपास में। तो वहाँ पर मसालों के बारे में इंग्लैंड निवासी उतना नहीं जानते थे, उन्हें खेती करने का तौर तरीका पता नहीं था। तो मसालों की खेती करने का तौर तरीका साउथ इंडियंस को पता पता था, इंडिया के जो दक्षिणी भाग के लोग हैं, उन्हें पता था कि मसाले की खेती कैसे होती है। तो इंग्लैंड निवासी क्या करते थे, इंग्लैंड से नाव की मदद से अरब सागर के समुद्री रास्ते से दक्षिणी भारत पहुंचते थे। वहां पर भारतीय व्यापारियों को सोना देते थे, और उसके बदले में वो क्या करते थे, तो मसाला ले जाते थे, और मांस में उस मसाले का प्रयोग करते थे, और मांस को स्वादिष्ट बनाकर इंग्लैंड वाले खाते थे, ठीक है? और सबसे ज्यादा अगर व्यापार होता था, तो वो होता था काली मिर्च का, जिसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था उस समय में। इतना क्लियर हो गया। अब अरब सागर में उसी समय के आसपास एक धर्म पनप रहा था, जिसका नाम था इस्लाम धर्म,
ठीक है। अब इस्लाम धर्म जब जैसे ही पनपा तो यहाँ अरब सागर के क्षेत्र के जो लोग थे ना वो गरीब थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक सेकंड मैं एक बार इसके पेन को चेंज कर दूं, ब्लू कर दूं क्योंकि ब्लू की आवश्यकता होगी। अब क्या हुआ कि अरब सागर के क्षेत्र में जब इस्लाम धर्म पनपा तो इस्लाम धर्मावलंबियों ने क्या किया कि इस समुद्र के रास्ते जितने व्यापार होते थे ना वहां पर सारे नाव को लूटना स्टार्ट कर दिया ताकि वो नाव के से लूटपाट करके जो धन मिले उससे अरब सागर क्षेत्र को समृद्ध कर सके। अब ऐसे में क्या हुआ कि इंग्लैंड और भारत का व्यापार बंद हो गया। अब चूंकि इंग्लैंड निवासियों को तो तलब लग गई थी मसाले की, बिना मसाले के स्वादिष्ट हो नहीं सकता था मांसल भोजन, तो अब वो करते क्या? तो अब जब इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासनकाल ऑलमोस्ट आरंभ होने वाला था, तो उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने आदेश दिया, राजा या रानी थी शायद एलिजाबेथ ही थी, 1498 के आसपास, 90-95 के आसपास की बात है। तो उन्होंने आदेश दिया कि तुम किसी भी तरह भारत पहुंचो, भारत की खोज करो और भारत से मेरे लिए, हमारे लिए, इस इंग्लैंड निवासियों के लिए किसी भी तरह क्या करो, तो मसाले की व्यवस्था करो। तो अब चूंकि अरब सागर क्षेत्र में व्यापार बंद था, यहाँ पर लूटपाट होता था, तो अब इंग्लैंड निवासी पहुंच गए साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते। कहां पर? ऐसे घूम करके ये लोग पहुंचे कहां पर? तो भारत। और भारत पहुंचने के बाद इन्होंने सबसे पहला व्यापार स्टार्ट किया। व्यापार कौन सा स्टार्ट किया? तो यही मसाले का व्यापार स्टार्ट इन्होंने किया। अब साउथ अफ्रीका में जो लास्ट पॉइंट पर ये पहुंचे थे वास्को डिगामा जी, उनको उनको उन्होंने कहा था कैप ऑफ गुड होप, और उसके बाद वो भारत पहुंचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ व्यापार एक तरह से मुख्य मुद्दा था इंग्लैंड निवासियों का। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में ये जो इंग्लैंड में एलिजाबेथ का शासनकाल आया था, उस समय क्या था ना कि इंग्लैंड के व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हो रहे थे। उसके पीछे का रीज़न क्या था? तो उसके पीछे का रीज़न था दूसरे देशों से समुद्री व्यापार करना, दूसरे देशों के साथ व्यापार करना, ठीक है? और अब क्या होता था ना कि भारत से वो मान लेते हैं ₹30 का मसाला खरीदते थे व्यापारी लोग, इंग्लैंड जाकर उसी मसाले को ₹100 का बेच देते थे, मतलब सीधे ₹70 का प्रॉफिट कमाते थे। तो इस तरह से क्या हो रहा था कि एलिजाबेथ के शासनकाल में व्यापार की वृद्धि की वजह से इंग्लैंड जो है एक तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, आर्थिक राजधानी के तौर, इंग्लैंड में मतलब जो लंदन जगह था वो एक आर्थिक राजधानी के तौर पर परिवर्तित हो रही थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, सारा मैटर क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर एक चीज और बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक स्टोरी है, द डिफीट ऑफ द स्पेनिश फोर्सेस। कहाँ चला गया भाई ये? हाँ ये रहा। Spanish forces with the defeat of the Spanish Armada in 1588 further helped Elizabeth consolidated her reign। तो एक घटना घटित हुई थी 1588 में और इसने मदद की एलिजाबेथ को और सशक्त शासिका और एक मजबूत शासिका, एक मजबूत क्वीन बनाने में। अब वो घटना क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एलिजाबेथ महारानी थी, ठीक है। इसकी एक बहन थी जिसका नाम था मेरी फर्स्ट। क्या था? मेरी फर्स्ट। और इसके पति थे स्पेन के राजा, स्पेन के किंग जिसका नाम था फिलिप सेकंड। क्या था? फिलिप सेकंड। तो फिलिप सेकंड की स्टोरी ये है कि मेरी फर्स्ट की जो है ना शादी फिलिप सेकंड से होती है और ये मेरी फर्स्ट एलिजाबेथ की बहन होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिलिप सेकंड एलिजाबेथ के जीजा जी होते हैं, ठीक है। अब किसी कारणवश मेरी फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है, तो फिलिप सेकंड को एलिजाबेथ पर दिल आ जाता है और फिलिप सेकंड क्या करते हैं, एलिजाबेथ को शादी करने का, स्वयं से शादी करने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन एलिजाबेथ उसको ठुकरा देती है। वो कहती है कि नहीं भाई, वो फिलिप सेकंड से क्यों शादी करे। इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि एलिजाबेथ जो महारानी थी ना, वो जीवन भर वर्जिन रहना चाहती थी, मतलब जीवन भर शादीशुदा नहीं होना चाहती थी, जीवन भर अविवाहित रहना चाहती थी। अब ये बात फिलिप सेकंड को बहुत बुरी लग गई, ठीक है। अब उन्होंने कहा भाई मैं इतना बड़ा किंग हूँ और तुम मुझे इस तरह से चैलेंज कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ कि ये जो है ना, फिलिप सेकंड ने युद्ध के लिए समुद्री रास्ते से एलिजाबेथ के इंग्लैंड पर अपने सैनिक भेज दिए। मतलब इंग्लैंड पर आक्रमण करने हेतु समुद्री रास्ते से फिलिप सेकंड ने बहुत से सैनिक को भेज दिया। अब एलिजाबेथ निकली काफी चालाक महिला शासिका। अब इसने क्या किया कि समुद्री रास्ते में जब तक ये जो फिलिप सेकंड के सैनिक जब तक इंग्लैंड पहुंचते उससे पहले ही हमारी जो ये एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ ने क्या किया कि नावों में, शिप में, बोट्स में आग लगा दी और उस जलते हुए बोट को भेज दिया। कहां पर? तो भेज दिया उन्होंने इन्हीं सैनिकों के पास जो कि फिलिप सेकंड द्वारा भेजे गए थे इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए। अब क्या हुआ
कि इस बोट फायर युद्ध का प्रचलन पहली बार एलिजाबेथ ने ही किया और इस बोट फायर युद्ध के वजह से क्या हुआ कि फिलिप सेकंड के जितने सैनिक थे वो समुद्र में ही डूबकर जलकर मर गए और इस तरह से फिलिप सेकंड की हार हो गई और जैसे ही फिलिप सेकंड की हार हुई तो ये जो एलिजाबेथ महारानी थी ये काफी प्रचलित हुई और इनके प्रचलन और प्रसिद्धि में चार चांद लग गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। In short, we can see that the Elizabeth period was relatively stable and yet ripe with changes in the level of both social and economic structure. The amorphous social group that was gaining gradual ascendancy was that of merchant and traders. At the same time, the conception of men in society in its representation in literature underwent change. तो हम अंतिम में ये कह सकते हैं, अंतिम एक तरह से निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि एलिजाबेथ का जो शासनकाल था पहले के शासनकाल के अपेक्षाकृत स्थिर था, शांत था और इसमें जो चेंजेज आ रहे थे वो बोथ सोशल मतलब सामाजिक स्तर पर भी चेंजेज आ रहे थे और इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पर भी चेंजेज हमें देखने को मिलते हैं एलिजाबेथ के शासनकाल में। तो लिटरेचर के अलावा डिफरेंट चेंजेज यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। द एमorphous सोशल ग्रुप that was gaining gradual ascendancy was that of the merchant and traders। और इसी शासनकाल में धीरे धीरे एक मतलब सोशल सामाजिक समुदाय का उदय होता है और वो होता है व्यापारियों का। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, इतना समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब अबाउट द एलिजाबेथन वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है डिस्क्राइब अबाउट एलिजाबेथन वर्ल्ड, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट चेंजेस विच आर अकर्ड इन एलिजाबेथन वर्ल्ड। ठीक है, तो उस समय में कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे यही पूछा जा सकता है डिस्क्राइब अबाउट द शेक्सपियरियन एज ऑफ लिटरेचर, तो सेम ही आंसर आपको लिखना। या फिर आपसे पूछेगा डिस्क्राइब अबाउट द गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, तो आपको यही आंसर करना है क्योंकि इसी एलिजाबेथन वर्ल्ड को गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। तो शेक्सपियरियन एज एक हुआ, एलिजाबेथन वर्ल्ड एक हुआ, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, सारी बातें एक ही हैं। ये वाले प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। डिस्क्राइब अबाउट ह्यूमनिज्म थॉट इन एलिजाबेथन एरा। तो देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि एलिजाबेथन एरा में मानवतावाद नाम का जो ये थॉट था ये इसका उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो एक्चुअली एलिजाबेथन एजुकेशन emphasized the humanities including the study of history, law, ancient and modern language and literature. Humanists sought to reform this subject to reflect more accurately the truth of nature and the wisdom achieved by ancient Greek and Rome. This led to what they believed was renaissance or rebirth of learning their time and caused them to dismiss the intervening centuries as dark and middle ages. While the humanist movement began in Italy, it flourished in England under the Tudor monarch. Elizabeth herself received an outstanding humanist education. During the year of her reign, literacy spread rapidly. Both men and women learned to read and write for practical as well as cultural reasons. Elizabethan education emphasized social behavior and ethics, and learning was increasingly seen as a way to advance in society as well as a basis for social order itself। तो मैं इसको एक बैग ही एक ही बार में पूरा समझा देता हूँ। तो ऐसा है दोस्तों कि जब एलिजाबेथन का शासनकाल चल रहा था, एलिजाबेथ का शासनकाल चल रहा था, तो उस समय एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हो रहा था। जो शिक्षण की पद्धति है, जो शिक्षा है, उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा था। क्योंकि एलिजाबेथ ने सबसे पहला काम किया था, तो वो धार्मिकता को घटा दिया था और साइंटिफिक जो आइडियाज हैं, उन पर जोर दिया था उन्होंने। उन्होंने धार्मिक जो कट्टरवाद है, उसको कम करने की कोशिश की थी। तो जब चूंकि एलिजाबेथ खुद ही एक ह्यूमनिस्ट जो मानवतावादी शिक्षा है उन्होंने ग्रहण की थी ना, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उन्होंने लोगों को ये उत्साहित किया कि भाई तुम हिस्ट्री पढ़ो, मतलब इतिहास को जानो, लॉ, एनिसेंट, मॉडर्न लैंग्वेज, लिटरेचर, इन सब को जानने की कोशिश करो। तो एलिजाबेथ के शासनकाल में ये सब हुआ और एलिजाबेथ के शासनकाल में ही लिटरेचर का उदय हुआ। डार्क एज के बाद लिटरेचर का उदय हुआ। इसके पीछे का रीजन ये था कि एलिजाबेथ जो है ना स्वयं एक आर्टिस्ट थी और ये चित्रकला का काम जानती थी। और चूंकि ये एक आर्टिस्ट थी और ये कला स्वयं करती थी, कला का सम्मान करती तो इसीलिए इन्होंने लिटरेचर क्या किया, तो साहित्य को बढ़ने में काफी मदद की थी। इन्होंने लिटरेचर का भी सम्मान किया था उस समय में। इसी वजह से उनके काल में लिटरेचर में रेनेसा आया था। अब देखिए ये जो रेनेसा है, ये जो पुनर्जागरण है ना, ये एक्चुअली इंग्लैंड में नहीं आया था। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी इटली और ग्रीस जैसे जगहों पर। ठीक है, अब कैसे हुई थी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इतना क्लियर हो गया, इतनी सारी बात जान गए। देखिए एक शहर हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इंग्लिश नाम है, इसी का हिंदी नाम है कुस्तुनुतुनिया। ठीक है,
और ये जो शहर है, इस शहर की जो लिटरेचर की जो टेक्निक्स थी, जो साहित्य की टेक्निक थी, ठीक है, वो काफ़ी डेवलप्ड थी, काफ़ी विकसित थी। लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनुतनिया के साथ ये समस्या थी कि ये एक काफ़ी छोटी-सी जगह थी और यहाँ से जो है ना काफ़ी बड़े स्तर पर साहित्य का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकता था, ठीक है? लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल में ये हो रहा था, मतलब लिटरेचर काफ़ी विकसित हो चुका था, उस समय में क्या था, तो इंग्लैंड और यूरोप में डार्क एज चल रहा था। कौन-सा? काला युग चल रहा था, डार्क एज। उस समय कोई भी लिटरेचर में चेंजेज़ हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, जिस समय कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनुतनिया में लिटरेचर काफ़ी विकसित हो रहा था। डार्क एज क्यों था यूरोप में? क्योंकि इससे पहले एक चौसर नाम का लेखन आया था। चौसर नाम का एक राइटिंग आया था, एक फिक्शन आया था। सारे के सारे राइटर्स और क्रिटिक्स जो है ना, इसी को कॉपी कर रहे थे, इसी के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल को कॉपी कर रहे थे और लिटरेचर में कोई बड़ा चेंजेज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा था। इस वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का जो जगह, कुस्तुनुतिया नाम का जो जगह था, ये जो है ना चौसर से उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था, उस इस उतना मतलब इसके बारे में नहीं जानता था। तो उस समय कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनुतनिया में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा साहित्य का विकास हो रहा था। लेकिन बाकी यूरोप में डार्क एज चल रहा था, क्योंकि उस समय बाकी यूरोप में कोई चेंजेज़ लिटरेचर में देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ, जब डार्क एज चल रहा था, तो कुस्तुनुतुनिया नाम की जो जगह है ना, इस जगह पर टर्की देश ने हमला कर दिया, ठीक है? मतलब इसी समय टर्की जो कंट्री है, वो हमला कर देता है। अब कुस्तुनुतुनिया के जो लोग हैं, अपनी जान बचाने के लिए कुस्तुनुतुनिया से भाग जाते हैं और भागते हैं कहाँ? यूरोप की तरफ। ठीक है? अब कुस्तुनुतुनिया के लोग जब यूरोप की तरफ भागते हैं, तो अपने साथ में वो क्या ले जाते हैं? तो कुस्तुनुतुनिया का जो रिच लिटरेचर है, जो समृद्ध साहित्य है, उसके मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के वो भागते हैं यूरोप की तरफ और सबसे पहले पहुँचते हैं इटली और ग्रीस नाम की जगह पर। अब इटली और ग्रीस नाम के की जो जगह है, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से जो बड़े-बड़े राइटर्स थे, वो अब क्या करते हैं कि कुस्तुनुतुनिया से लाए गए सारे लिटरेचर टेक्निक्स को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसी के आधार पर अब नए-नए लेखन की शुरुआत करते हैं, डिफरेंट लिटरेचर को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह इटली में एक बड़े लेखक हुए जिनका नाम था डांटे। डांटे ने क्या किया, कुस्तुनुतुनिया के सारे लिटरेचर टेक्निक्स को समझा, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने अपने लेखन पब्लिश किए। इसी डांटे की जो शैली थी, उसी को आगे बढ़ाया किसने? तो पेट्रियार्के ने, ठीक है? पेट्रियार्के ने इसी को आगे बढ़ाया, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? पेट्रियार्के ने इसको आगे बढ़ाया और फिर भी उस समय तक रेनेसाँ, रीबर्थ, ठीक है? ये काफ़ी सीमित रह गया था उस समय तक। लेकिन जब इटली और ग्रीस में इस तरह से लिटरेचर जो है ना काफ़ी फैलने लगा, तो धीरे-धीरे ये अपने समृद्धि के साथ-साथ पहुँच गया इंग्लैंड, ब्रिटेन में, जहाँ पर शासन काल चल रहा था, किसका? तो एलिज़ाबेथ का। अब एलिज़ाबेथ का शासन काल चल रहा था और डार्क एज चल रहा था, तो अब यहाँ पर बहुत से लेखक जो कि इंग्लैंड में रह रहे थे, वो डार्क एज से सीख ले रहे थे। वो सीखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या गलती रह गई हम में, जो कि हम डार्क एज में जी रहे हैं, लिटरेचर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो वहाँ डार्क एज के समय में जितने लेखक हुए, तो वो तो सब एक ही काम कर रहे थे, चौसर को कॉपी कर रहे थे। लेकिन डार्क एज के बाद के लेखक, जब डार्क एज का मतलब ऑलमोस्ट एंड होने वाला था, वो लोग अब क्या करते, लेखक नई-नई सीख ले रहे थे। वो सीख रहे थे कि भई गलती क्या हो गई हमसे, और उसी समय ये जो रिच लिटरेचर कुस्तुनुतनिया का इटली होते हुए कहाँ पहुँच गया था? इंग्लैंड में पहुँच गया था। अब डार्क एज से सीख ले ली लेखकों ने और उसके साथ-साथ क्या हुआ कि सीख लेने के साथ-साथ जो कुस्तुनुतनिया का लिटरेचर इटली होते हुए इंग्लैंड आ गया था, अब लेखक दोनों बातों को समझ गए। एक तो कुस्तुनुतनिया का लिटरेचर, इटली का लिटरेचर समझ गए। अब उसके बाद उन्होंने डार्क एज से भी सीख ले ली। अब उन्होंने डिफरेंट राइटिंग्स स्टार्ट किए, डिफरेंट फिक्शंस, ड्रामा आदि लिखने स्टार्ट किए और उनको प्रोत्साहित किन्होंने किया? तो उनको प्रोत्साहित किया एलिज़ाबेथ ने। महारानी एलिज़ाबेथ ने पुनः उन्हें प्रोत्साहित किया और लिटरेचर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और इस तरह से क्या हुआ? तो गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर हमें वहाँ देखने को मिलता है। इस तरह से लिटरेचर में काफ़ी नए-नए चेंजेज़ आने लगे और उसके बाद उस समय मतलब लेट एलिज़ाबेथन एरा जो है गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर कहलाने लगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हमको लगता है कि अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ऐसा है कि जब लिटरेचर अपने मतलब एकदम कह लें कि
उस समय गोल्डन एरा में पहुँच गया, तो उस समय मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री भी अब समझने लगे और लिखने लगे, और वो लिखने लगे सोशल, सामाजिक रीज़न्स के लिए, सामाजिक रीतियों पर भी लिखने लगे, और अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए भी उन्होंने लेखन स्टार्ट कर दिया। तो इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मुझे लगता है इतना क्लियर हो गया होगा। अब द मेन एलिमेंट ऑफ रेनेसां ह्यूमनिज़्म इंक्लूड, तो रेनेसां पुनर्जागरण मानवतावाद में कौन-कौन से मेन एलिमेंट्स थे, कौन-कौन सी उसकी विशेषताएँ थे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एन इंटरेस्ट इन स्टडीइंग, सॉरी ये वाला स्लाइड तो फिर से चेंज हो गया, मैं आगे वाले स्लाइड में चलता हूँ। तो ये है एन इंटरेस्ट इन स्टडीइंग लिटरेचर एंड एयर आर्ट फ्रॉम एंटीक्विटी। तो ऐसा है कि जब रेनेसां ह्यूमनिज्म आया, जब मतलब रेनेसां या पुनर्जागरण आया, जब मानवतावाद का विकास हुआ, तो उस समय लिटरेचर, साहित्य में भी क्या हुआ ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का जग गया। साहित्य में इंटरेस्ट जगा और आर्ट कला में भी इंटरेस्ट लोगों का जग गया। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ कि लोग जो है ना पावर ऑफ एजुकेशन समझने लगे, वो समझने लगे कि शिक्षा की महत्ता क्या है। ठीक है, और शिक्षा की महत्ता को जानने के साथ-साथ उन्होंने प्रयास किया कि किस तरह से यूज़फुल, मतलब एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण हो सके। ठीक है? ए रिजेक्शन ऑफ स्कॉलरशिटिज्म, धार्मिकतावाद को भी यहाँ पर क्या हुआ कि खत्म करने की कोशिश की गई। वो जो पादरी अपने आप को सर्वशक्ति, सर्वभीतिव्य वाला टॉपिक समझ रहे थे, मतलब वो अपने आप को सर्वभीति समझ रहे थे, तो उसको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर रेनेसां ह्यूमनिज़्म के आने के से हुई। मतलब रेनेसां ह्यूमनिज़्म या कह लें पुनर्जागरण मानवतावाद की एक विशेषता यह भी थी। इसी तरह से नॉन रिलीजियस स्टडीज़, मतलब इनकरेजमेंट किया गया, मतलब धार्मिक बातों को छोड़कर अब धार्मिक बातों के अलावा सामाजिक वैज्ञानिक बातों को यहाँ पर ज़्यादा जोर के साथ पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा, ठीक है? अब है कि मनुष्य में वहाँ पर उस समय मॉरल ऑटोनॉमी, मतलब नैतिकता का उदय भी उस समय हमें देखने को मिलता है, ठीक है? और इसी तरह लोगों में इम्पोर्टेंस ऑफ, वो अब समझने लगे ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिएटिविटी, मतलब ऑब्जर्वेशन हम ये कह सकते हैं कि वो अब समझने लगे, क्या समझने लगे? तो अब वो समाज में मौजूद घटनाओं को एनालिसिस करने लगे, उसको भाँपने लगे और उसके आधार पर अपने-अपने राय विचार प्रस्तुत करने लगे। और उनके मतलब रेनेसां ह्यूमनिज़्म की एक विशेषता यह भी रही कि उस समय में यह विश्वास किया जाने लगा कि ये जो पोएट हैं, जो कवि हैं, कवयित्री हैं, जो राइटर्स हैं, जो लिखते हैं और जो आर्टिस्ट हैं ना, यह ह्यूमैनिटी, मानवतावाद को एक बहुत अच्छे तरीके से समाज में आगे बढ़ाएँगे। ये ऐसा माना जाने लगा और लोगों के दिल में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का उदय हुआ, व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ ह्यूमन? मतलब मानव होने का क्या तात्पर्य है? यह भी रेनेसां ह्यूमनिज़्म की एक विशेषता थी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क्राइब वर्ल्ड ऑफ ड्रामा इन 16th सेंचुरी और एलिजाबेथन वर्ल्ड। तो ऐसा है कि वर्ल्ड ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा का संसार था 16th सेंचुरी में, एलिजाबेथ के समय में, वो क्या था? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो एलिजाबेथन वर्ल्ड था, इस समय में सबसे ज़्यादा ड्रामाज़ लिखे गए और इसे गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है या फिर गोल्डन एरा ऑफ ड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको मैं बताता हूँ। रेनेसां ड्रामा सेंटर्ड इन इंग्लैंड evolved out the morality and mystery plays of the medieval era, while these earlier plays attempt to teach a lesson and were often performed by monks or tradesmen, the Renaissance dramas moved towards entertainment। तो ऐसा कि जो रेनेसा ड्रामा पुनर्जागरण के समय, रेनेसा के समय जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था, तो वो वास्तव में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? और ये उस समय में जब शुरुआती दौर में था, तो ये इस ड्रामा के माध्यम से मोरालिटी, नैतिकता का जो है ना, नैतिकता को समझाने की कोशिश की जाती थी मेडाइवल मध्ययुगीन शासन काल में। और यहाँ पर इस समय जो ड्रामा क्रिएट किए जा रहे थे, वो एक तरह से मिस्ट्री प्लेज़ होते थे, ट्रेजेडी वाले, रहस्यमय प्लेज़ होते थे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यह मैकबीथ, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, यह भी एक मिस्ट्री प्ले है या एक ट्रेजेडी है, ठीक है? व्हाइल दीज़ अर्लियर प्लेज़ अटेम्प्ट टू टीच अ लेसन, मतलब शुरुआती जो प्लेज़ होते थे, वो एक लेसन, एक सीख देने की कोशिश करते थे। और उस समय, शुरुआती समय में जो प्लेज़ होते थे, वो वास्तव में उस समय में साधु द्वारा या फिर व्यापारियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते थे। लेकिन बाद में ये क्या हुआ ना कि इनका उद्देश्य मुख्य रूप से बन गया एंटरटेनमेंट। क्या? तो एंटरटेनमेंट करना, मनोरंजन करना। जैसे आप अभी सिनेमा घरों में जाते हैं ना, वो भी एक तरह से आप समझ लीजिए ड्रामा का केंद्र ही है। लेकिन ड्रामा में क्या होता है कि वास्तविक चीज़ें सामने में करके दिखाई जाती हैं, ठीक है? ड्रामा सामने में आपको करके दिखाया जाता है, आप खुली आँखों से उसको देखते हैं। लेकिन मूवी में क्या होता है कि आपको पर्दे पर दिखाया जाता है, जिसको कहीं और फ़िल्माया गया होता है, जिसका प्रदर्शन कहीं और किया गया होता है। केवल और केवल उसका एक प्रतीक प्रतीक या चित्रण आप लोगों को सिनेमा घरों में दिखा दिया जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ड्रामा या थिएटर का जो है ना, एक
सक्सेसर है सिनेमा। इतना क्लियर हो गया। रेनेसां ड्रामा डेवलप्ड अराउंड द 15th century and was the first often performed as a short plays on court or at courts or in the home of the nobles. The playwrights of the era such as Shakespeare, Marlowe were not intellectual and wrote to entertain rather than to instruct. The subjects of Renaissance plays often included comedy and some such as Skeleton's Magnificence also include political satire. The early plays of the era also included history and set the stage for the later plays of Shakespeare and other playwrights. As the Reformation reintroduced European audiences to the Latin classics, much of the material of classic humanism was adapted into Renaissance drama. रेनेसा ड्रामा, ठीक है। तो अब यहाँ मैं इतना समझाता हूँ, जो रेनेसा ड्रामा था ना, जो पुनर्जागरण का जो शुरुआती ड्रामा था, उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। और वास्तव में जब शुरुआत हुई थी इसकी, तो इसे एक शॉर्ट प्ले एकदम काफी छोटे फॉर्मेट में दिखाया जाता था और ये दरबारों में दिखाया जाता था या फिर किसी रईस घरों में इसे दिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन उस समय में जो शॉर्ट प्लेज किए गए, शॉर्ट प्लेज जो किए गए, इससे रास्ता प्रशस्त हुआ शेक्सपियर और मार्लोव जैसे ड्रामेटिस्ट के लिए। बाद में ये शेक्सपियर और मार्लोव जैसे ड्रामेटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने ये इस वाले मॉरलिटी और लेसन वाले जो टीचिंग और लेसन वाले फॉर्मेट को खत्म किया और बाद में इन्होंने क्या किया, एंटरटेन करने के उद्देश्य से ड्रामा लिखना स्टार्ट किया। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा लिखे, जैसे कि आप मान लीजिए एक मैकबेथ लिखा जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, फिर उन्होंने मिडसमर नाइट ड्रीम्स लिखा, ऐसे उन्होंने बहुत सारे ड्रामास लिखे, ठीक है। और इन एडिशन द ट्रेडिशनल लिटिल स्ट्रक्चर ऑफ 5 एक्ट प्ले वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू ड्रामा। अब ऐसा है कि जब शेक्सपियर महोदय उस समय में क्या कहते हैं ड्रामाटिस्ट बन के आए, तो उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया ड्रामा का, और वो था लेटिन स्ट्रक्चर ऑफ 5 एक्ट प्लेज। मतलब वो है ना, उन्होंने 5 भागों में बांट कर ड्रामा को प्रदर्शित करने की कोशिश की। जैसा कि आप लोग मैकबीथ को ही देख लीजिए, मैकबीथ एक 5 एक्ट प्ले है, ठीक है। 5 सीन में इसको डिवाइड किया गया है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब रेनेसा थिएटर का कुछ कैरेक्टर्स वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इट वाज अ प्रेजेंटेशनल थिएटर, देयर इज नो अटेम्प्ट वाज मेड टू कन्विंस दैट द ऑडियंस दैट दे वेयर नॉट इन थिएटर। तो वो जो उस समय में जो रेनेसा थिएटर हुआ करता था, वो एक प्रेजेंटेशनल थिएटर हुआ करता था और उस थिएटर से कतई ऐसा नहीं लगता था कि जो दर्शक है ना वो कहीं बाहर में है। मतलब ऐसा है कि वो जो थिएटर होता था एकदम ऐसा लगता था कि वास्तविक है, और जो भी लोग उस थिएटर में देखने को जाते थे ड्रामा को, तो वो उन्हें जो है ना लगता था कि सारी चीजें वास्तविक रूप से घटित हो रही है। तो ऐसा है कि जब शुरुआती दौर में थिएटर एस्टेब्लिश किया गया, लिखा गया थिएटर became established and profitable. At first theater were performed in inns with table put together as the stage. People could stand on the balconies of their rooms and watch. Later on they were constructed to 3 stories high and built around an open space to the center. ऐसा है कि जब शुरुआती दौर में थिएटर एस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय उसका काम जो है ना केवल और केवल लोगों का मनोरंजन करना था। और ये जो उस समय शुरुआती दौर में थिएटर्स पब्लिश हुए, तो वो सड़कों पर दिखाए जाते थे, इन गली मोहल्लों में भी दिखाए जाते थे। और उसमें क्या होता था कि कोई भी नागरिक जो है ना अपने बालकनी, खिड़की की बालकनी से, रूम की बालकनी से उस नाटक को देख सकता था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो थिएटर्स है ना प्रॉफिटेबल हो गए। अब इनको एक घर में दिखाया जाने लगा। जैसे आप अभी सिनेमा घर जाते हैं, सिनेमा देखने के लिए टिकट लेते हैं ना, तो इसी तरह ये प्रॉफिटेबल हो गया। मतलब ऐसा है कि अब स्टोरी देखने के लिए, अब ड्रामा देखने के लिए आपको वहां पर पैसे लेकर के पैसे दे करके आपको ड्रामा देखना होगा, ठीक है। द रेनेसां थिएटर वाज यूनिफाइड थिएटर अलाउइंग ऑल सोशल क्लासेस टू अटेंड। तो ऐसा है कि जब थिएटर बन गया, तो वो एक ऐसा थिएटर था जिसमें कि जो सामाजिक भेदभाव था उसको साइड कर दिया गया। उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर तबके का हो, गरीब तबके का हो, किसी छोटी जाति का हो, उच्च जाति का हो, वो जाकर के अपना थिएटर में ड्रामा देख सकता था। द रेनेसां थिएटर वाज एन इंटीमेट थिएटर एज द एक्टर वाज नो मोर देन 40 फीट फ्रॉम हिज ऑडियंस। तो ऐसा है कि जो रेनेसां थिएटर हुआ करता था, वो ऐसा थिएटर हुआ करता था जिसमें कि जो प्रदर्शक होते थे, जो एक्टर होते थे, जो ड्रामा फॉर्म करते थे, जो ड्रामा को प्रदर्शित करते थे, वो ऑडियंस से, मतलब दर्शक से काफी नजदीक होते थे। मतलब 40 फीट से ज्यादा दूरी पर नहीं होते थे, ठीक है। इतना क्लियर है? परफॉर्मेंस ऑफ द सेम प्ले वेयर रिपीटेड। ऐसा है कि इस लाइन में ये कहने की कोशिश की गई है कि जो परफॉर्मेंस होते थे ना उसको बार बार रिपीट किया जाता था। किसी को तुरंत तुरंत रिपीट किया जाता था, किसी को कुछ समय में, किसी को सालों साल, किसी को हाफ हाफ ईयर में, मतलब 6 महीने में, किसी को साल भर पे फिर से परफॉर्म किया जाता था, ताकि जो लोग बच गए हैं देखने के लिए वो फिर से इसको देख सके। जैसे कि सिनेमा घरों में 8-8 9-9 दिन, 10-10 दिनों तक एक ही मूवी लगी रहती है। तो द रोल ऑफ वेयर परफॉर्म बाय प्रोफेशनल एक्टर्स, ऑल ऑफ whom were men. In fact, certain actors specialized in tragic roles, while other performed only comic roles. तो ऐसा है कि जो रोल होता था ना एक्टर्स का, वो प्रोफेशनल वाला होता था। मतलब सारे के सारे रोल्स जो है ना मैक्सिमम पुरुष को मिलते थे, और हर पुरुष को बता दिया जाता था कि तुम इस रोल में अच्छे लगते हो और तुम हमेशा यही रोल को करोगे। जैसे
ट्रेजिक मतलब कि रहस्यमय रोल करने के लिए कोई एक एक्टर फिक्स होता था। कॉमिक, मिमिक्री, हँसी वाला कोई रोल करना तो उसके लिए एक एक्टर फिक्स होता था। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब ऐसा है प्ले वेयर ऑफन राइट बाय ड्रामाटिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर company of actors. He would read the play or parts of it to these actors welcoming their input. Thus plays were often joint ventures between writers and actors. तो अब ऐसा है कि जब रेनेसा ड्रामा की शुरुआत हुई थी, शुरुआती तौर पर जब रेनेसा थिएटर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो है ना ड्रामा जो है ना किसके आधार पर लिखे जाते थे, तो एक्टर्स की इच्छा के आधार पर। मतलब एक्टर्स के लिए ड्रामाटिस्ट ड्रामा लिखा करते थे और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ड्रामा और एक्टर मिलकर सॉरी ड्रामाटिस्ट और एक्टर मिलकर के ड्रामा परफॉर्म करवाने का काम करते थे। ड्रामाटिस्ट ड्रामा लिखते थे और एक्टर उसको परफॉर्म करता था। इतना क्लियर हो गया? सारी बातें इसकी क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राइट अ समरी ऑफ मैकबीथ आल्सो एनालाइज दिस स्केन। तो समरी ऑफ मैकबीथ मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है? अब समरी ऑफ मैकबीथ जो मैं बता रहा था उसमें मैंने सारी बातों को एक ही साथ समेट दिया था, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है कि इसको पांचों एक्ट जो उस समरी इस मैकबीथ के अंदर है, मैंने पांचों एक्ट को अलग अलग कर दिया, पांचों एक्ट की समरी अलग अलग करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जैसे यहाँ देख लीजिए चारों एक्ट पांचों एक्ट अलग अलग दिए गए हैं, ताकि देखिए क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एनालिसिस द एक्ट फर्स्ट ऑफ मैकबेथ। तो आप क्या करेंगे उस समय, तो आपको एक्ट 1 की सारी बातें लिख देनी है। एनालिसिस पूछेगा तो 5-7 नंबर का या 10 नंबर का पूछेगा तो आई थिंक इतना इनफ है। तो एक्ट 1 के बारे में मैं बताता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो, मैंने उस समय समरी बताई थी तो सबको सम्मिलित कर दिया था। तो एक्ट 1 जो है ना उस समय का है जब युद्ध स्टार्ट होता है स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में, और इतना समझ में आ गया। और इस समय क्या कहते हैं कि मैकबेथ की जीत हो जाती है, तो एक्ट 1 में इतना बताया गया है, ठीक है? और इसी समय घोषणा की जाती है किसकी, तो क्या कहते हैं थेन ऑफ कैडोर बनने की, और फिर थेन ऑफ ग्लेमिस, तो ये पहले से था ही मैकबेथ। तो एक्ट 1 में इतना होता है। एक्ट 2 में क्या होता है, तो एक्ट 2 में होता है कि अब मैकबेथ अब अपने घर आ गया और अब डंकन को मारने का प्लान बना रहा है, ठीक है? इतना क्लियर हो गया एक्ट 2 में। एक्ट 3 में क्या होता है कि अब मैकबेथ जो है सक्सेसफुली डंकन को मारने के बाद स्कॉटलैंड का राजा बन गया है, और इसके बाद अब ये प्लान कर रहा है कि किसी तरह बैंकों की हत्या कर दी जाए। एक्ट 3 के बाद एक्ट 4 आता है। एक्ट 4 में क्या होता है कि मैकबेथ अब पुनः से उन तीनों जादूगरनियों, उन तीनों चुड़ैलों के पास जाता है और ये पूछता है कि देखो भाई बैंको अब जीवित रह बैंको तो मर गया लेकिन उसका बेटा जीवित रह गया है, अब इससे क्या हो सकता है, क्या वो उसका जो बेटा है वो मुझे मार देगा या फिर उससे मुझे कोई खतरा नहीं है। अब एक्ट 5 की ओर आते हैं। अब एक्ट 5 में ये होता है कि अब चूंकि एक्ट 4 के अंतर्गत जो तीनों चुड़ैले बता देती है कि भाई देखो बैंकों से तुम्हें खतरा नहीं है, लेकिन तुम बिरनम वुड के जंगल से सतर्क रहो, तुम मैकडफ से सतर्क रहो और ऐसे आदमी से सतर्क रहो जो कि किसी के सामान्य कोख से जन्म नहीं हुआ हो। तो अब मैकबेथ को ऐसा लगता है देखो भाई ऐसा तो कोई है ही नहीं कि बिरनम वुड का जंगल खुद चल के आ जाए, या फिर ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं मैकडफ को, वो सोचता है कि मैकडफ को तो मैं मरवा दूंगा, काम फाइनल हो जाएगा, ठीक है? वो सोचता है कि कोई भी आदमी तो सामान्य माँ के कोख से ही जन्म लेता है तो मुझे मारने वाला कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि एक्ट 5 में मैकबेथ को मार दिया जाता है मैकडफ की ओर से। तो एक्ट 5 ऐसा है। तो आप लोग सबको देख लीजिएगा, मे बी आपसे एक्ट वाइज एनालिसिस पूछेगा तो आप उसको लिख दीजिएगा। इतना क्लियर है? क्रिटिकली एग्जामिन द लेडी मैकबेथ्स कैरेक्टर। तो इसको मैं भी समझा देता हूँ। लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट फेमस एंड फ्रैटिंग फीमेल कैरेक्टर। when we first see her, she is already plotting Duncan murder, and she is stronger, more ruthless, and more ambitious than her husband. She seems fully aware of this and knows that she will have to push Macbeth into committing murder. At one point, she wishes that she were not a woman so that she could do it herself. तो ऐसा है कि लेडी मैकबेथ जो है ना शेक्सपियर की बहुत फेमस कैरेक्टर है मैकबेथ ड्रामा के अंदर। और हम शुरुआती तौर पर ही देखते हैं कि मैकबेथ लेडी मैकबेथ ही वो है जिन्होंने डंकन राजा डंकन के मर्डर का प्लान बनाया है, और इस समय राजा डंकन की मौत या मर्डर के प्लान के समय मैकबेथ से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा मजबूत है लेडी मैकबेथ, और ज्यादा क्रूर और निर्दय है। मतलब वो अपने पति के मुकाबले ज्यादा क्रूर, निर्दय और स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा मजबूत है, ठीक है? और वो जानती है कि ये जो मैकबेथ है ना, ये अपनी इच्छा से राजा डंकन का मर्डर नहीं करेगा क्योंकि इसकी क्षमता इतनी नहीं है, और इसी वजह से वो ऐसा कहती है कि काश वो एक पुरुष होती तो वो स्वयं ही ये काम कर देती, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। दिस थीम ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर, सॉरी यहाँ पर एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, क्रिटिकली एग्जामिन द लेडी मैकबेथ कैरेक्टर, ठीक है? लेकिन ये मैंने आपको नहीं बताया, एग्जामिन द लेडी मैकबेथ कैरेक्टर एज फोर्थ विश। तो आपको इसी आंसर से आपको ये पता चल जाएगा कि इस ड्रामा के अंदर लेडी मैकबेथ ने एक तरह से चौथी चुड़ैल का काम किया है, तो उसके बारे में एग्जामिन करना है, ठीक है? तो वो भी आप लोग यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो खैर मुद्दे पर आते हैं। मैं एक स्टांजा बता चुका था, लेकिन अभी दूसरा स्टांजा मैं बता रहा था। तो मैं ये बता रहा था, दिस थीम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड पावर इज की टू लेडी मैकबेथ्स कैरेक्टर. Her husband implies that
that she is masculine soul inhabiting a female body, which seems to link masculinity to ambition and violence. Shakespeare, however, seems to use her and the witch or to undercut Macbeth's idea that of achieving ये वाला that undaunted metal should compose nothing but males. This crafty woman use female methods of achieving power, that is manipulation, to further these supposedly male ambitions. Women, the plays implies, can be as ambitious as cruel as men, yet social constraint deny them the means to pursue this ambition on their own. तो ऐसा है कि नेक्स्ट स्टैंजा में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है ना, इसमें सिर्फ यही कमी रह गई कि यह जो है ना स्त्री बनकर पैदा हुई, ठीक है। वो कहना वो यहाँ पर सॉरी इस स्टोरी में या इस ड्रामा में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हालांकि लेडी मैकबेथ जो है एक महिला थी, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा थी ना, वो मैस्कुलिन पुरुषों की आत्मा थी, ठीक है। और यह इतनी ज्यादा कठोर थी कि मतलब बात ही मत पूछिए, ये बहुत ज्यादा कठोर थी। और यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि महिलाएं जो है ना, वो पुरुष से ज्यादा कठोर हो सकती हैं, लेकिन ये जो सामाजिक बंधन है ना, उसी की वजह से आज भी समाज में महिलाएं एक तरह से कह लीजिए कि घुटी-घुटी सी ज़िंदगी जी रही हैं। यहाँ पर यही बताने की कोशिश की जा रही है कि महिलाएँ पुरुष से ज़्यादा कठोर हो सकती हैं, लेकिन समाज उसको बाँधे हुए है। अब आगे बढ़ते हैं। लेडी मैकबेथ मैनिपुलेट्स हर हस्बैंड विथ रिमार्केबल इफेक्टिवनेस, overriding all his objections when he hesitates to murder. She repeatedly questions his manhood until he feels that he must commit murder to prove himself. Lady Macbeth's remarkable strength of will persists through the murder of the king. It is she afterward, however, Lady Macbeth's ये वाला who studies her husband's nerve immediately after the crime has been perpetrated, ठीक है। तो ऐसा है कि लेडी मैकबेथ जो है ना, वो अपने पति को अब कहानी के अंदर, जो ये ड्रामा के अंदर ललकारती है और उस पे तरह तरह के लांछन लगाती है, कहती है तुम्हारे अंदर नामर्दानगी है, अगर तुम मर्द हो तो साबित करके बताओ कि तुम मर्द हो, और इसके लिए तुमको क्या करना है, तो राजा डंकन का मर्डर करना है। मतलब वो तरह तरह के सब तरह तरह के मतलब तरीके तरीके से बहकाने का काम करती है मैकबेथ को, और अंत में मैकबेथ क्या करता है, किसी तरह अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए राजा डंकन की हत्या कर देता है। और जब वो राजा डंकन की हत्या करता है तो काफ़ी नर्वस हो जाता है, लेकिन उस समय ये जो लेडी मैकबेथ है ना, यही क्या करती है, तो अपने पति के नर्व्स को, मतलब पति के हृदय को शांत करने का काम करती है। आफ्टरवर्ड, हाउएवर, लेडी मैकबेथ begins a slow slide into madness just as ambition affects her more strongly than Macbeth become before the crime, so does guilt plague her more strongly afterward. By the close of the play, she has been reduced to sleepwalking through the castle, desperately trying to wash away an invisible blood stain. Once the sense of guilt comes home to roast, Lady Macbeth's sensitivity becomes a weakness and she is unable to cope significantly. She apparently kill herself, signaling her total inability to deal with the legacy of the crime. तो ऐसा है कि शुरुआती दौर में तो ये काफी कठोर होती है, लेकिन आफ्टर कुछ समय के बाद क्या होता है कि लेडी मैकबेथ धीरे धीरे पागलपन का शिकार हो जाती है। उसके पीछे का रीजन ये होता है क्योंकि उसे पछतावा होने लगता है राजा डंकन की हत्या करने का, ठीक है। अब उसे हमेशा ऐसा लगता है कि उसके जो हाथ है ना, उसके दाएं और बाएं हाथ जो है ना, राजा डंकन के खून से सने हुए हैं, ठीक है। और वो इससे है ना काफी भयभीत होती है, डरती है, पागलपन सा महसूस करती है, और उसको नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा समझ लीजिए कि वह जो है ना धीरे धीरे आत्मग्लानि में इतनी डूब जाती है कि अंतिम में यही जो उसकी दृढ़ता होती है, यही उसकी कमजोरी में बदल जाती है, और अंतिम में वो अपने आप स्वयं की ही हत्या कर लेती है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे, हाउ डू यू इंटरप्रेट द रोल ऑफ विचेज इन मैकबेथ। तो अब ऐसा है कि आप बताइए कि जो ये विचेज है ना, जो चुड़ैले हैं मैकबेथ में, इनका क्या रोल रहा था पूरे के पूरे प्ले में। तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ्स, द विचेज आर वायर्ड सिस्टर, मतलब इस मैकबेथ जो ये प्ले है, इसमें विचेज जो है ना, जादूगरनियां या चुड़ैले जो है ना, ये तीनों बहनें हैं, ठीक है। आपस में बहनें, इन सम वे दे रिजेंबल द माइथोलॉजिकल फैक्ट्स हु impersonally controls the human destiny. They are malevolent characters. They embody evil. They control the sequence of the event of the play in a true sense. When they meet Macbeth and Banquo, they greet Macbeth as the Thane of Glamis and the Thane of Cador and also the future king of Scotland. तो ऐसा कि ये जो जादूगरनियां या चुड़ैलें होती हैं, ये एक्चुअली विचेज में जादूगरनी होती है। अब सामान्य सी महिला के पास तो कोई जादू होता नहीं है,
तो इसका मतलब कोई चुड़ैल ही तो होगी। तो ये जो चुड़ैलें होती हैं ना, ये एक तरह से माइथोलॉजिकल फेट्स वाली कैरेक्टर होती है, ठीक है? और ये जो है ना ह्यूमन मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करने की कोशिश करती है, और ये पूरे के पूरे मैकबेथ प्ले में यह एक तरह से इविल कैरेक्टर है, मतलब दुष्ट कैरेक्टर है, और यही जो है ना वास्तव में पूरे के पूरे इवेंट को कंट्रोल करने का काम करती है, पूरे के पूरे प्ले में। पूरे के पूरे प्ले को ये इनडायरेक्टली नरेट करती है, और ये बताती है कि कैसे-कैसे क्या होगी, क्या-क्या घटनाएँ घटित होंगी, ठीक है? अब ऐसा है कि जब शुरुआत में मैकबीथ और बैंक्वेट जो है ना इन तीनों चुड़ैलों से मिलती है, तो ये तीनों चुड़ैलें हैं ना ग्रेट मैकबीथ या सॉरी मैकबीथ जो है ना उसका ग्रीट करती है, उसका स्वागत करती है और कहती है कि भाई तुम थैन ऑफ ग्लेमिस बनोगे, थैन ऑफ कैडोर बनोगे, और साथ ही तुम भविष्य के राजा भी होगे, ठीक है? द थ्री फिगर्स प्रेडिक्ट दैट बैंक्वेट वुड बी लेसर देन मैकबीथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, एंड दैट हिज डिस्केंडेंट वुड बी किंग। तो अब ऐसा है कि अब उसके बाद वो ये जो तीनों चुड़ैलें होती हैं, अब ये बैंकों के लिए भविष्यवाणी करती है, भाई देखो तुम्हारा भविष्य तो काफ़ी सुंदर नहीं है, बट योर डिस्केंडेंट फ्यूचर विल बी ब्राइट। तुम्हारा जो अग्रज है, तो मतलब तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसका भविष्य काफ़ी सुंदर होगा, और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे जो है ना, वो राजा के तौर पर इस स्कॉटलैंड पर शासन करेंगे। ऑल्दो बैंको रिगार्ड्स द विचेस एज मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस, ठीक है, who tell men trust in little things to betray them into deeds of the greatest consequence. Macbeth is obsessed with their prophecy. On the fulfillment of the first, this prophecy motivate both Macbeth and Lady Macbeth to be the king and the queen of Scotland. तो ऐसा है कि जब ये सारी घटनाएं तीनों चुड़ैलों के द्वारा कही जा रही थी, तो मैकबेथ इस पर मतलब वो है ना इस बात को सुनकर के मतलब विचलित नहीं हुए, उन्हें लगा कि ये सब तो मजाक करे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही पहला वाला ड्रीम फुलफिल हुआ, जैसे ही मैकबीथ को थैन ऑफ कैडोर, थैन ऑफ ग्लेमिस बनाया गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि मैकबीथ और उसकी जो पत्नी है लेडी मैकबीथ, दोनों के मन में क्या हुआ, तो राजा और रानी बनने की इच्छा जागी, स्कॉटलैंड की राजा और रानी बनने की इच्छा जागी। सो मैकबीथ मर्डर्स किंग डंकन एंड बिकम द किंग हिमसेल्फ एंड किल्स बैंक्वेट एंड मैकडफ्स फैमिली। इन दिस वे द प्रेडिक्शन ऑफ द विचेस लीड्स मैकबीथ टू द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा है कि जैसे ही वो लोग उनके मन में जब इच्छा जागती है, तो वो क्या करते हैं, अब राजा डंकन की हत्या करके खुद राजगद्दी पर बैठ जाते हैं स्कॉटलैंड की, और फिर उसके बाद बैंकों की हत्या करते हैं, और उसके साथ ही मैकडफ्स के फैमिली की भी हत्या कर देते हैं। तो इस तरह से ये हम ये कह सकते हैं कि यह जो भविष्यवाणी की जाती है तीनों जादूगरनी की लेडी मैकबीथ के लिए, इस तरह से लेडी मैकबीथ इन तीनों भविष्यवाणियों के माध्यम से अपने ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद की बर्बादी का रास्ता इख्तियार कर लेता है। अब आगे है, tormented by terrible dreams and miserable thoughts, Macbeth meets the witches once again to know from them about the worst that may happen. The witches saw him three spirits and the procession of eight shadowy kings followed by the Banquo's ghost. Banquo's ghost, the first spirit, and armed ahead tell Macbeth to be aware of Macduff. The second spirit, a bloody child, tells him that he would not be harmed by anyone born of woman. तो ऐसा है कि जब वो राजा बैंकों की हत्या कर देता है, मैकडफ्स के फैमिली की हत्या कर देता है, तो उसे डर हो जाता है मैकबीथ को। मैकबीथ फिर से पहुँच जाता है तीनों चुड़ैलों के पास। अब तीनों चुड़ैलें हैं ना, उन्हें 3 घोस्ट दिखाते हैं, और पहला घोस्ट, पहली आत्मा कहती है कि भाई देखो तुम मैकबीथ मैकडफ से सतर्क रहो। और दूसरा जो घोस्ट होता है वो कहता है कि भाई देखो तुम किसी भी एक सामान्य व्यक्ति से मतलब ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहो जिसका जन्म सामान्य रूप से माँ के गर्भ से ना हुआ हो। तुम ऐसे व्यक्ति से सतर्क रहो। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्लाइड देखते हैं। तो अगला स्लाइड है, द थर्ड स्पिरिट, अ crowned child with a branch of a tree in its hand, tells Macbeth that he would not be vanquished until Birnam Woods comes to Dunsinane. The procession of 8 shadowy kings followed by Banquo's ghost suggests that Banquo's descendant would be a king. After losing his last hold of confidence, Macbeth assesses the prediction and promises of the witches as lying equations. According to him, they deceive people with words that have double meanings. They kept their promise literally but disappointed his hopes with a different meaning. Finally, Birnam Woods moves to Dunsinane as the Malcolm soldiers come forward, each of them carrying a branch of tree from Birnam Wood. Macduff, who was untimely taken out from his mother's womb, challenged Macbeth and beheads him. In the play Macbeth, everything happens in the line with the prediction of the witches. तो ऐसा है कि जो ये तीसरा जो घोस्ट होता है ना, वो कहता है कि भाई देखो तुमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, जब तक तुम्हारे आसपास का जो ये बिर्नमवुड का जंगल है, तुम्हारे किले डंसिनेन तक नहीं आ जाए, तब तक तुम्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है।
अब ऐसा है कि इस बात को सुन करके मैकबेथ खुश हो जाता है कि भाई देखो ये सब जो कह रही है ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन वास्तव में ये जो तीनों घोस्ट ने जो बातें की थी ना, इसका इन्होंने मैकबेथ ने पॉजिटिव व्यू तो देख लिया लेकिन नेगेटिव व्यू इसने देखा ही नहीं। मतलब ये सारे तीनों लाइन्स जो तीनों घोस्ट के द्वारा कहे गए थे, ये सारे डबल लाइन्स वाले वर्ड्स थे, डबल लाइन वाले सेंटेंस थे। मतलब इसका कुछ और ही मीनिंग था और ये जो मैकबीथ है ना कुछ और ही समझ बैठा। देख अब ऐसा है कि पहला वाला जो कहा था ना कि तुम्हें मैकडफ से सतर्क रहना है, इसका मतलब ये था कि मैकडफ जो है ना तुम्हारे खिलाफ सेना तैयार कर रहा है, इसलिए तुमको मैकडफ से सतर्क रहना है। दूसरे वाले ने कहा था कि भाई तुमको सामान्य गर्भ से जन्म लिए हुए बच्चे से कोई डर नहीं है, लेकिन असामान्य गर्भ से जन्मे हुए बच्चे से तुम्हें डरना है। इसका मतलब ये दूसरा घोस्ट ये कहने की कोशिश की मतलब दूसरा घोस्ट ये कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई देखो ये जो क्या कहते हैं ये जो मैकडफ है ना ये सामान्य गर्भ से नहीं जन्मा है, इसका जो जन्म हुआ है ना माता के पेट को फाड़ कर हुआ है, तुम्हें इससे डरना है। और तीसरा कह रहा था कि भाई देखो कुछ भी हो सकता है, बिरनामवुड का जंगल कोई भी सैनिक लेके आ सकता है, कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन तुम जो है ना ऐसा है कि वो कहने की कोशिश ये की जा रही थी लेकिन वो समझ नहीं पाया। तो वो मतलब ऐसा है कि वो बिरनामवुड का जंगल ऐसा मतलब ये कहने की कोशिश की गई कि देखो भाई तुम डरो मत क्योंकि बिरनामवुड का जंगल आ नहीं सकता है डनसिनियन के पास, लेकिन ऐसा नहीं था। बिरनामवुड का जंगल कौन लेके आता है तो मैल्कम्स जो कि राजा डंकन का पुत्र होता है, उसके बेटे जो है ना मतलब राजा डंकन के पुत्र जो है ना वो क्या करते हैं तो बिरनामवुड का जंगल अपने सैनिकों को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम आगे चलो इस जंगल को लेकर के, ताकि राजा मैकबीथ को ये पता ना चल सके कि आखिर संख्या कितनी है सोल्जर्स की और फिर मैकबीथ को हराने में आसानी हो। और अंतिम में यही होता है कि मैकडफ जो है चैलेंज करता है क्योंकि मैकडफ मतलब माता के सामान्य कोख से जन्मा हुआ नहीं होता है और इस वजह से क्या होता है कि फिर मैकडफ जो है मैकबीथ की हत्या कर देता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जितनी भी घटना घटित हुई वो सारी की सारी घटना जादूगरनी के भविष्यवाणी के आधार पर ही घटित हुई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जादूगरनियां थी ना इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस पूरे के पूरे मैकबीथ वाले चैप्टर में, पूरे के पूरे मैकबेथ ड्रामा में। अब आगे है डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थॉमस हार्डीज नोवेल। तो थॉमस हार्डी के नोवेल के डिफरेंट एस्पेक्ट को बताना है। ठीक है, तो ऐसा है कि थॉमस हार्डी का जन्म 1840 ईस्वी में डोरसेट नाम के जगह पर हुआ था जो कि साउथ वेस्टर्न इलाका था इंग्लैंड का। और इस ये जो इलाका है इसको कहते थे नॉन एज वेसेक्स, वेसेक्स नाम का जगह था ये। एक सेकंड, मेरा कर्सर कहाँ चला गया भाई, कर्सर काम नहीं कर रहा, हाँ मिल गया। ये वेसेक्स इलाका था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द हार्डीज नोवेल आर सेट इन हिज होमलैंड व्हिच ही सेज हैज रेलवे मॉबिंग एंड रिपेलिंग मशीन्स, लिटरेट इलिटरेट लेबरर्स फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ द वर्क ऑफ थॉमस हार्डी। तो ऐसा है कि उनका जो मैक्सिमम नोवेल है थॉमस हार्डी का वो उनके होमलैंड, उनके घर वेसेक्स में सेट किया गया है क्योंकि वहां पर रेलवे की अच्छी खासी व्यवस्था थी, मोबिंग रिपिंग की व्यवस्था थी, मशीन्स थे, ठीक है, और वहां पर असंगठित मजदूर थे, अनपढ़ मजदूर थे। और ये सब जो है ना ये थॉमस हार्डी के नोवेल की विशेषता है। रीजनलिज्म, स्थानीयता भी थॉमस हार्डी के एक नोवेल की विशेषता है। ऐसा है कि द रीजनल नोवेल राइटिंग्स वाज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंग्लैंड इन 19th century that was trending, and thus scope of 19th century English novel is quite narrow as compared to the work of Russia had wrote regional novels they compared to the district। तो ऐसा है, ये समझ में आ गया। फिर भाई कर्सर क्यों फंस जाता है मेरा पता नहीं, आज समस्या हो रही है। दिस इज बिकॉज ही वाज वेल अवेयर ऑफ दिस एरिया। तो ऐसा है कि ये जो रीजनल नॉवेल है ना यह एक तरह की विशेषता थी उस समय की इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय जो है ना रीजनलिज्म मैक्सिमम नॉवेल जो है ना स्थानीयता के आधार पर लिखे जा रहे थे और थॉमस हार्डी ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो किया और उन्होंने रीजनल नॉवेल लिखने स्टार्ट किए थे। अब इंपॉर्टेंस ऑफ वेसेक्स, वेसेक्स के इंपॉर्टेंस को बताना है। तो हार्डीज नोवेल वेयर कन्फाइंड टू वेसेक्स as for Hardy's what happens in the Wessex in what happens everywhere in the world, ठीक है। The problem faced by the people of his district are common to the whole of mankind, thus his novels through confined to Wessex has universal application। तो ऐसा है देखिए कि ये जो वेसेक्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी थॉमस हार्डी के नोवेल में। थॉमस हार्डी ने ज्यादा नोवेल्स अपने होमलैंड वेसेक्स में सेट किया था क्योंकि वो मानते थे कि जो वेसेक्स नाम का जगह है ना इसकी स्थितियां पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में विख्यात हैं, ठीक है। और यहाँ पर जितनी समस्याएं पाई जाती है वेसेक्स में वो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, इसीलिए उन्होंने वेसेक्स को अपना एक अमूल्य हथियार के तौर पर देखा। अब आगे अनदर रीजन फॉर कन्फाइनिंग द आउटलुक ऑफ हिज नोवेल was that his district is timeless and unchanging
unchangeable. It has its own history, culture, superstitions एंड डायलेक्ट्स दस वेसेक्स इज इटसेल्फ अ कैरेक्टर। तो अब वो कहते हैं कि देखिए इसको अब उनके अनुसार वेसेक्स इसलिए भी एक महत्वपूर्ण प्लेस था क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है, या जो डिस्ट्रिक्ट है, यह टाइमलेस है, समय के बंधन में नहीं बंधा हुआ है, ठीक है, और यह जो है ना अनचेंजेबल है, इसमें जो भी परिस्थितियां ना वो चेंज नहीं होती है। एंड इट हैज इट्स ऑन हिस्ट्री, इसका अपना इतिहास है, अपना कल्चर है, अपना सुपरस्टिशन है, अपना डायलेक्ट है, और इसलिए वेसेक्स अपने आप में एक कैरेक्टर है। यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, तो अक्सर जो है ना हार्डीज के नॉवेल होते थे ना, हैव बीन सेट इनटू अ स्मॉल एरिया, एक छोटे से एरिया में इसको सेट किया जाता था। द कैरेक्टर्स लाइव नियर वन अनदर एंड ऑफन मीट ईच अदर। तो ऐसा है कि जो कैरेक्टर्स होते थे इनके नॉवेल में वो अक्सर क्या होते थे कि आसपास पड़ोस में रहते थे, और ये दे डू नॉट मीट एक्सीडेंटली, और ये अचानक से दुर्घटनावश नहीं मिलते थे, बिकॉज दे डिजायर टू मीट ईच अदर। तो ऐसा है कि वो जो है ना जानबूझकर मिलते थे और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए मिलते थे। Thus one witnessed various coincidence in the Hardy's novel which have often been criticized by the reader। तो ऐसा है कि उनका जो नॉवेल होता था, जो कि ये छोटे-मोटे इलाके में लिखा जाता था, तो कुछ-कुछ समय कभी-कभी इनके जो नॉवेल को है ना क्रिटिसाइज़ भी किया जाता था, मतलब कुछ रीडर्स, कुछ पाठक इनके नॉवेल्स की आलोचना भी करते हैं, ठीक है? अब ऐसा बाय लिमिटिंग द एक्शंस ऑफ द नॉवेल टू स्मॉल एंड कन्फाइंड एरिया ही क्रिएट्स द यूनिटी ऑफ प्लेस। हार्डी हैज़ इवन प्रोवाइडेड द मैप ऑफ द एरिया दैट हर प्लॉट ऑफ हिज नॉवेल इज सेट। ही आल्सो वांट्स अ यूनिटी ऑफ टाइम बिकॉज़ द एक्शन वाज़ टू टेक अ ईयर एंड अ डे। तो ऐसा है कि वो जो है ना लिमिट कर देते थे टाइम को और प्लेस को, ताकि वो छोटे से एरिया में बहुत बड़े नॉवेल को क्रिएट कर सके और बहुत सारी बातें बता सके। इतना क्लियर हो गया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक समस्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि शायद मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं माउस को बदलता हूँ, फिर आप लोगों से बातें करता हूँ। हाँ, अब आ गया, अब स्टार्ट हो गया। दूसरा वाला माउस मैंने लगा लिया है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब है हिज आइडिया ऑफ राइटिंग, तो उसके राइटिंग की बात कर लेते हैं। उनके राइटिंग का आइडिया कैसे और कहाँ से मिलता था, और क्यों वो मतलब किस फील्ड में लिखते थे और क्यों लिखते। तो ऐसा है कि हार्डी जो नॉवेल लिखते थे तो उनको आइडिया मिलता था वेसेक्स से, ये तो आप जान गए। अब वो है ना, हार्डी इन हिज नॉवेल डज नॉट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग, वो अपने नॉवेल में कुछ भी प्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। ही बिलीव दैट नॉवेल शुड नॉट बी आर्ग्यू अ केस और फॉर और अगेंस्ट समथिंग। तो ऐसा है कि वो मानते थे कि ये जो नॉवेल है ना, ये आर्ग्यू मतलब ये वाद विवाद की जगह नहीं है, बट इंस्टीड इट शुड बी एन इंप्रेशन। मतलब ऐसा है कि वो मानते थे कि यह एक इंप्रेशन की जगह है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी राइटर अपना इंप्रेशन जमा सकता है। इतना क्लियर हो गया? ह्यूमन रिलेशंस एंड एस्पायरेशंस, तो ऐसा है कि वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज नहीं करते थे अपने नॉवेल्स के अंदर। इंस्टीड ऑफ क्रिटिसाइजिंग सोसाइटी, हार्डी इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमन एस्पायरेशंस एंड रिलेशनशिप। वो ह्यूमन एस्पायरेशन और रिलेशनशिप, वो लव, मैरिज, फैमिली फीलिंग्स, इस तरह के जो है ना रिलेशनशिप्स में विश्वास रखते थे, और उनके नॉवेल का सेंट्रल थीम यही हुआ करता था। हार्डी वाज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट टू एक्सप्लोर men women relationship out of the marriage that caused in scandal in the Victorian age। तो हार्डी पहले ऐसे नॉवेलिस्ट थे जो कि मैन वुमेन रिलेशनशिप और जो कहते हैं मैरिज जैसे कैरेक्टर्स को अपने नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है? Other features, his novels were mostly read in the Victorian age as they portrayed their life and the culture of the middle class who had acquired money and had the leisure to read। We also find ample reference to classical writers like होमर, ओडिपस एंड सोफोकल्स, ठीक है? तो ऐसा है कि वो जो उनका जो नॉवेल होता था ना, वो ज्यादा से ज्यादा विक्टोरियन एज में पढ़ा जाता था। एक्चुअली क्या है ना कि ये विक्टोरियन एज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विक्टोरियन एज को गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर कहा जाता है क्योंकि इसी के विक्टोरियन एज के समय में ही, विक्टोरियन के शासन काल में ही, विक्टोरिया के शासन काल में ही क्या हुआ था, तो नोबेल का विकास हुआ था। नोबेल ने बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, तो इसी वजह से जो थॉमस हार्डी थे उनके ज्यादा से ज्यादा नॉवेल विक्टोरियन एज में लिखे जाते थे। इतना क्लियर हो गया? बातें खत्म ये वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। तो आगे क्वेश्चन है व्हाट इज नोबेल, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड राइज। दूसरा है डिस्कस द नोबेल राइटिंग ट्रेंड इन 17, 18, 19 और मे बी यहाँ पर 20th सेंचुरी भी हो सकता है, ठीक है? नोबेल राइटिंग यहाँ पर आप ये भी लिख लीजिए डिस्कस, डिस्कस को हटा देता हूं मैं, यहाँ पर नोबेल, उसके बाद फिक्शन। पेन टेबलेट नहीं है, लिखने में दिक्कत हो रही है। पेन टेबलेट बहुत जल्द लूंगा मैं आप लोगों के लिए, और मैं आगे आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा। नोवेल, फिक्शन, उसके बाद आप लोगों को मैं बता देता हूँ ड्रामा।
इस तरह के जो लिटरेरी राइटिंग ट्रेंड्स थे ना, उनका क्या आलम था 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में, उसके बारे में बताना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल? तो ऐसा है कि इन तीनों क्वेश्चंस को मैं बता चुका हूं, आप लोग याद कीजिए। वो बुक था बीईजीसी 134, जिसके पहले ब्लॉक में पूरे के पूरे नॉवेल को मैंने आप लोगों को समझाया था। मैंने बताया था व्हाट इज नॉवेल, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड राइज। मैंने आप लोगों को ये बताया था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल। मैंने बताया था एपिस्टोलरी नॉवेल, पिकारेस्क्यू नॉवेल, गॉथिक नॉवेल, हिस्टोरिक नॉवेल्स, रीजनल नॉवेल्स, डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स मैंने आप लोगों को बताए थे इंडस्ट्रियल नॉवेल्स। तो वो सब बताना मैं यहाँ जरूरी नहीं समझता हूँ। जो भी स्टूडेंट इस उस वीडियो को नहीं देखे थे, जिन्होंने भी नहीं देखा था, बीईजीसी 134 का पहला वाला वीडियो सीरीज देख लीजिएगा, आपका काम उससे हो जाएगा। और यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इन पीडीएफ फॉर्मेट, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस पीडीएफ को परचेज करेंगे, मतलब पूरे के पूरे स्लाइड को परचेज करेंगे, तो उसके साथ इन तीनों प्रश्न के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस करना है। राइट अ डिटेल समरी ऑन फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड किसने लिखा था? तो थॉमस हार्डी जी ने लिखा था। और इसकी जो समरी है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। अब ऐसा है कि गैब्रियल ओक और बाथशेबा एवर्डीन की कैरेक्टर स्केच के बारे में यहाँ लिखने को कहा गया है, तो वो भी आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि समरी में मैंने बता दिया था कि गैब्रियल ओक कौन था, उसका जीवन कैसा था, बाथशेबा एवर्डीन कौन थी, उसका जीवन कैसा था, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। अब है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शो। जॉर्ज बर्नार्ड शो का बायोग्राफिकल स्केच लिखना है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शो जो है ना, ये डबलिन में जन्मे थे और ये सिविल सर्वेंट के पुत्र थे। और इनका जो एजुकेशन था वो इरेगुलर था, क्योंकि इनकी जो है ना, इनकी कोई रुचि नहीं होती थी एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने में, ठीक है। तो ये एकदम अच्छे से कभी पढ़ाई नहीं कर पाए थे। और आफ्टर वर्किंग इन स्टेट एजेंट फॉर अ व्हाइल ही मूव्ड टू लंदन एज यंग मैन। तो ऐसा है कि कुछ समय तक इन्होंने स्टेट एजेंट के ऑफिसर के तौर पर काम किया था। बाद में ये लंदन चले गए और 1876 में इन्होंने खुद को एक लीडिंग म्यूजिक और थिएटर क्रिटिक के रूप में वहां पर अपने आप को एक तरह से डेवलप किया, ठीक है। वो क्या करते थे, तो म्यूजिक और जो थिएटर होता था, जो ड्रामाज होते थे, उनके लिए आलोचक का काम करते थे, मतलब अपनी आलोचनाएं देते थे, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि इन्होंने मतलब ये बाद में शायद 1876 के बाद 1900 के आसपास ये फेबियन सोसाइटी के सदस्य बने, ठीक है। 18 और 19 1890 से 1905 के आसपास में, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है मुझे, ठीक है। तो ये बने सदस्य फेबियन सोसाइटी के, ठीक है। और उसके लिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पैम्फलेट्स फेबियन सोसाइटी के लिए इन्होंने लिखे, ठीक है, पब्लिश किए। बाद में इन्होंने अपनी शुरुआत की, अपने एक नॉवेलिस्ट के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और ड्रामा पब्लिश किए, जैसे कि इब्सेन, इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, एक थिएटर प्ले लिखा था, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने और भी लिखा, आपको मैं बता देता हूँ, विडोवर्स हाउस, ठीक है। और उसके बाद मैन एंड द सुपरमैन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लेज इन्होंने लिखे, ठीक है। अब ऐसा है कि इन द यहाँ पर मैं आ गया हूँ, इन द प्लेज ऑफ हिज लेटर पीरियड डिस्कशन समटाइम ड्रोज द ड्रामा इन बैक टू मेथ्यूसेलाह, although in the same period he worked on his masterpiece Saint John, in which he rewrites the well-known story of French maiden and extends it from the middle age to the present। तो ऐसा है कि बाद में उन्होंने ड्रामा भी लिखे, ठीक है। और वो 1921 के आसपास मैथ्यूसिला ऐसा वाला ड्रामा लिखा उसने। फिर उसके बाद उन्होंने एक मास्टरपीस सेंट जॉन करके भी लिखा, ठीक है। और उन्होंने उसमें फ्रेंच मैडन की स्टोरी को बताया था। आगे उन्होंने और भी बहुत सारे प्लेज लिखे, जैसे केज सीजर क्लियोपाट्रा एक हिस्टोरिक प्ले था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर उन्होंने मेजर बराबरा लिखा, क्रिश्चियन एरा कैंडिडा लिखा उन्होंने, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो वर्क्स थे इन्होंने पब्लिश किए थे। और इन द लास्ट एज, मतलब इन इन लास्ट टाइम ऑफ हर एज, मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने क्या किया, तो मतलब 1930 और 1950, 1930 और 50, 20 वर्ष के शासनकाल में इसने जितने, मतलब अपने शुरुआती दौर से इसने जितने भी राइटिंग्स लिखे थे, जितने भी लिटरेचर इनका था, जितना भी लिटरेचर, जितना भी वर्क इनका था, लिटरेरी वर्क, इन सब को उन्होंने 20 साल में 1930 से 1950 के बीच में क्या किया, तो पब्लिश किया था, ठीक है। इन्होंने पूरे के पूरे कंप्लीट वर्क को 36 वॉल्यूम्स 36 वॉल्यूम्स में 1930 से 1950 के बीच में पब्लिश किया था। और इनकी मृत्यु 2 नवंबर 1950 को हो गई थी। इतना क्लियर। अब है राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ ड्रामा आर्म्स एंड द मैन एंड एनालिसिस इट। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो ड्रामा आर्म्स एंड द मैन था, इनको लिखा था किसने, तो ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसकी जीवनी अभी मैंने बायोग्राफिकल स्केच मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन लिखा था। ये 3 एक्ट का प्ले है,
तीनों एक्ट की समरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें पहला एक्ट होता है किसका, तो युद्ध का एक्ट होता है, सर्बो वल्गेरियन वॉर चलता है, ठीक है। और उसमें स्टार्टिंग होती है कहाँ से, रैना पेटकॉफ और कैथरीन पेटकॉफ के कन्वर्जेशन से। रैना पेटकॉफ इस कहानी की मेन लीडिंग एक्टर है और कैथरीन पेटकॉफ उसकी माताजी हैं, ठीक है। और दूसरा वाला एक्ट कहाँ स्टार्ट होता है, तो दूसरा वाला एक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जब युद्ध खत्म हो जाता है। अब रैना पेटकॉफ के पिता मेजर पॉल पेटकॉफ अपने घर आ गए हैं। रैना पेटकॉफ के जो मंगेतर है सर्जियस सेरेनॉफ, वो भी घर आ गया है, ठीक है। तो अब सभी एक जगह बैठ करके बातें कर रहे हैं, गपचप गुपचुप कर रहे हैं, मतलब अपनी-अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। उसी समय कैप्टन ब्लंचली, जो कि एक स्विस सैनिक होता है, जिसका फर्स्ट एक्ट में थोड़ा बहुत जिक्र है, वही स्विस सैनिक जो है घर में मतलब खिड़की के रास्ते प्रवेश करता है। वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ समरी जब मैं बता रहा था पिछले वीडियो में। तो अब कैप्टन ब्लंचली अचानक से कोट लौटाने को आ जाते हैं। तो सेकंड एक्ट ये है और जो लास्ट एक्ट है वो एक लाइब्रेरी का है, जहाँ पर कौन बैठा रहता है, तो रैना पेटकॉफ बैठी हुई रहती है, उसके होने वाले पति सर्जियस सेरेनॉफ बैठे रहते हैं। अचानक से क्या होता है, सर्जियस सेरेनॉफ चले जाते हैं, उसके बदले अब कैप्टन ब्लंचली वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। अब एक्ट लास्ट में क्या होता है कि लौका जो है सर्जियस सेरेनॉफ का कान भर देती है। फिर उसके बाद यहीं पर लाइब्रेरी में सर्जियस सेरेनॉफ और कैथरीन पेटकॉफ के बीच थोड़ी बहुत बहस होती है और उसके बाद रैना पेटकॉफ की शादी कैप्टन ब्लंचली से हो जाती है और फिर लौका की शादी किससे हो जाती है, तो फिर सर्जियस सेरेनॉफ से हो जाती है। इतना क्लियर हो गया, तो ये भी आप समझ गए। आगे है डिस्क्राइब अबाउट द विक्टोरियन एज ऑफ लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे। मे बी आपसे यहाँ पर रियलिज्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मे बी आपसे पूछा जा सकता है नोवेल के बारे में यहाँ से, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें यहाँ से पूछी जा सकती है। तो मैं सिंपल में यहाँ पर शॉर्टकट में बहुत सारी बातें बता देता हूँ। तो द विक्टोरियन पीरियड ऑफ लिटरेचर रफली coincides with the years that Queen Victoria ruled Great Britain and its empire. During this era, Britain was transformed from a predominantly rural agricultural society into an urban industrial one. New technology like railroads and the steam printing presses units Britons both physically and intellectually. Although now this is popularly known as the time of prim conservative moral values, the Victorians perceived their world as rapidly changing. Religious faith was splintering into evangelical and even atheist beliefs. The working class women and the people of color were agitating from the right to vote and rule themselves. Reformer fought for safe workplace, sanitary reforms, and universal education. Victorian literature reflects these values, debate, and cultural concerns. Victorian literature differs from that of 18th century and Romantic period most significantly because it was not aimed at a specialist or elite audience, rather because the steam printing presses made the production of text much cheaper and because railroads could distribute text quickly and easily. The Victorian period was a time when new genres appealed to a newly mass audiences. तो ऐसा है कि देखिए जो विक्टोरियन एज है ना, विक्टोरियन एज ऑफ लिटरेचर, इसने बहुत मदद की लिटरेचर की, ठीक है, लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करने में। उस समय की रानी थी क्वीन विक्टोरिया, यह ग्रेट ब्रिटेन पर शासन कर रही थी और इसके समय में क्या हुआ, ब्रिटेन जो है ना एक तरह से अब कोई रूरल, ये एक तरह से देहाती क्षेत्र नहीं रह गया। इसके समय में काफी ज्यादा विकास हो गया था, ठीक है। और इसके समय में क्या हुआ था कि ये जो है ना इंग्लैंड एक तरह से औद्योगिकृत और अर्बेनाइज्ड शहर हो गया था, मतलब औद्योगिकृत भी हो गया और शहरी क्षेत्र भी हो गया था। और यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी, जैसे कि रेल की व्यवस्था हो गई थी, रोड्स अच्छे खासे बन गए थे, प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि विक्टोरियन शासन काल में अब जो है ना संघर्ष भी थोड़ा बहुत बढ़ गया था। अब रिलीजियस जो धार्मिक जो कट्टरवाद था उसको खत्म कर दिया गया। अब वर्किंग क्लास जो मजदूर वर्ग थे, अब वो अपने आप से अपने अपने हक के लिए संघर्ष करने लगे थे, ठीक। और जो महिलाएं थी वो भी मताधिकार के लिए आवाज उठाने लगी थी, ठीक है। और इससे क्या हो रहा था कि सभी अपने अपने सेफ वर्क प्लेसेस, सटीक काम और अच्छे काम के लिए अपनी मांग बुलंद कर रहे थे, ठीक है। और जो यूनिवर्सल एजुकेशन जो शिक्षा है उसके लिए मांग बुलंद कर रहे थे। इस तरह से क्या हो रहा था कि विक्टोरियन लिटरेचर में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब उसी समय क्या हुआ कि उसी समय लिटरेचर भी इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्योंकि उस समय आ गया था क्या, तो प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। प्रिंटिंग प्रेस के आने से छपाई आसान हो गई थी, छपाई के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस आने के साथ साथ रेल भी आ गया था। तो अब छपाई होने के बाद जो भी वर्क्स होते थे, जो भी लिटरेरी वर्क्स होते थे, उसको आसानी से जहां तहां पहुंचाया जा सकता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। तो इस वजह से विक्टोरियन एज
में क्या हुआ था, तो लिटरेचर और भी ज़्यादा नॉरिश हुआ था, फ्लोरिश्ड हुआ था। नॉरिश हुआ था मतलब उसको और भी ज़्यादा समृद्धि प्राप्त हुई थी और इसी विक्टोरियन एज को क्या-क्या कहा जाता है, तो द गोल्डन एरा ऑफ नोवेल के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ चेंज मुझे हमें देखने को मिला था, तो पोएट्री में चेंज देखने को मिला था। हालाँकि पहले भी पोएट्री फॉर्म में लिखा जाता था, लेकिन इस समय में क्या हुआ था कि इस पोएट्री के फॉर्मेट में अब विक्टोरियन एज में चूँकि नोवेल एकदम अच्छे से एकदम फेमस हो रहा था, तो उस समय नोवेल एक फ़िक्शियस वर्क होता था, जो कि एक कहानी के फॉर्मेट में लिखा जाता था, जिसमें 100-50 ऐसे चैप्टर्स हुआ करते थे। लेकिन अब उस समय क्या हुआ कि एक तरह से नैरेटिव पोएट्री का भी उदय हो रहा था और एक तरह से ऐसे नोवेल का भी उदय हो रहा था, जो कि कंप्लीटली कविता के फॉर्मेट में लिखे जा रहे थे। नैरेटिव पोएट्री का मतलब होता है कि एक कवि होता है या कवयित्री होती है, वो क्या करती है कि खुद के बारे में स्टोरी बताती है। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट हुए थे और उन्होंने एक लेखन किया था, एक पोएम पब्लिश किया था जिसका नाम था टू रोड्स नॉट टेकन। उसमें वो कहते हैं कि देखो भई, मेरे सामने 2 रोड है और मुझे ये पता नहीं है कि मुझे किस रोड में जाना है। मैं इधर जाऊँ, इसमें क्या सच्चाई है? क्या ये सही रोड है? क्या ये सही रास्ता है या फिर मैं इधर जाऊँ, क्या ये सही रास्ता है? क्या ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा? तो मतलब ऐसा है कि नैरेटिव पोएट्री में ऐसा हुआ कि उसमें आपको ये बताया गया कि जो कवि है वो स्वयं अपनी कहानी को दर्शक या रीडर्स पाठक को बताता है, मतलब अपनी कहानी को पोएट जो है पोएम फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में दर्शक ऑडियंस या कह ले कि ऑडियंस तो नहीं बोलूँगा मैं, या रीडर्स को बताने की कोशिश करता है। तो नैरेटिव पोएट्री का उदय हुआ और साथ ही नोवेल रिटन भी हुआ और वर्स में हुआ, कविता के फॉर्मेट में नोवेल रिटन किया गया, नोवेल लिखा गया। जैसे कि ब्राउनिंग्स ने लिखी थी ऑरोरा लाय, यह एक कंप्लीट वर्स राइटिंग थी, कंप्लीटली ऐसी नोवेल थी जो कि वर्स मतलब कविता के फॉर्मेट में लिखी गई थी। इतना क्लियर हो गया? और उसी समय में विक्टोरियन पोएट्स ने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का भी आविष्कार किया था, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब एक एक ऐसे ही बड़े पोएट हुए, ठीक है? टेनिसन, उन्होंने लिरिकल पोएम लिखा, ठीक है? और नॉन नैरेटिव पोएट्री भी उसी समय इन्होंने स्टार्ट की थी। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें दी गई है, अगर पोएट्री पे कमेंट पूछे तो आप लिख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन मैंने इतना बता दिया है, ठीक है? अब आप लोग इसको सॉर्ट कर लीजिएगा। अब है द गॉथिक सेंसेशन फिक्शन एंड मेलोड्रामा। तो ऐसा है कि गॉथिक नॉवेल भी इसी समय स्टार्ट हुआ था। गॉथिक नॉवेल का मतलब है कि वैसा नॉवेल जो कि कह लें कि नेचुरलिज़्म पर आधारित हो। मतलब नेचुरल तो हो ही, लेकिन उसमें कुछ सुपर नेचुरल पावर दिखाए गए हों। गॉथिक नॉवेल का मतलब है कि ऐसा नॉवेल जिसमें कि थोड़ा बहुत मिस्ट्री हो, थोड़ा बहुत रहस्य हो, तो वो नॉवेल गॉथिक कहलाएगा। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? अब गॉथिक नॉवेल जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोई नॉवेल लिखा गया है एक भूतिया जगह पे, ठीक है? अब वहाँ पर एक भूत है या एक आदमी है जिसको काफ़ी असीम शक्ति प्राप्त हो गई है कहीं से। तो ये इस तरह का जो सुपरनैचुरल पावर्स के माध्यम से जो नॉवेल क्रिएट किया गया था, तो वो गॉथिक नॉवेल के अंतर्गत कहा मतलब आया था, ठीक है? और चार्लेट ब्रॉन्टे ने एक जेन आयरे करके नॉवेल लिखा था, वो भी एक गॉथिक नॉवेल था। इसमें एक प्योर फीमेल हीरोइन थी, ठीक है? और वह एक सिनी सिटर हाउस में रहती थी और वह जो है ना मिस्ट्री रहस्यों से भरा हुआ था। इतना क्लियर हो गया? अब क्या रहस्य से भरा हुआ था, तो वो तो आप जब पढ़ेंगे जाने आयरे की ये सॉरी चार्लेट ब्रॉन्टे की ये जो नॉवेल है वो पढ़ेंगे तभी जान पाएँगे। मुझे भी नहीं पता क्या रहस्य था। लेकिन हाँ, रहस्यमय जो एक तरह से समझिए रहस्यमय या डरावना जो नॉवेल होता था वो गॉथिक नॉवेल होता था। अब आगे है सेंसेशन फिक्शन, तो वैसा नॉवेल जिसमें कि डरावनापन तो हो ही, लेकिन साथ में सस्पेंस भी हो। मतलब ऐसा है कि रीडर्स के मन में ये क्रिएट हो जाए कि भाई आगे की स्टोरी में क्या होगा? जैसे एक भूतिया जगह है, एक भूत है, एक लड़के को मारना चाह रही है, लेकिन लड़का लड़का जो है वो इधर-उधर भागता फिर रहा है, वो कहीं छिप जाता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो अब आपके मन में अगर आप ऐसी कोई भी नॉवेल पढ़ेंगे तो आपके मन में ज़ाहिर-सी बात है, ये इच्छा जगेगी कि आखिर वो भूतनी नॉवेल नॉवेल के उस लड़के को मार पाती है या नहीं मार पाती है? तो आपके मन में एक सस्पेंस पैदा होगा, ठीक है? और आप तरह-तरह की भावनाएँ बनाएँगे अपने मन में। आप चाहेंगे कि वो लड़का ना मरे या फिर आप चाहेंगे कि वो लड़का मर जाए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, एक तरह से इस तरह से अगर आप कोई भी मतलब एक तरह से नॉवेल पढ़ते हैं तो वो सेंसेशन फिक्शन वाला नॉवेल होगा। जैसे कि एक विल्की कॉलिन्स थे, उन्होंने लिखा था द वुमन इन व्हाइट, ठीक है? तो ये नॉवेल 1859 में आया था और इसमें क्या था कि 2 महिलाएँ थी, ठीक है? और वो एक तरह से स्ट्रेंज थी, मतलब एक-दूसरे से अनभिज्ञ थी, लेकिन वो अलग-अलग पॉइंट पर मिले थे और अलग-अलग पॉइंट पर उन्होंने अपना-अपना विरोध दर्ज किया था। तो हालाँकि मुझे नहीं पता द वुमन इन व्हाइट में क्या स्टोरी है, मैं पढ़ा नहीं हूँ इसको, लेकिन एग्ज़ाम्पल को मतलब पॉइंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब उस समय में एक और आया मेलोड्रामा करके, तो मेलोड्रामा में क्या हो रहा था कि जो कैरेक्टर्स हो रहे थे नॉवेल्स के अंदर, वो एक तरह से है ना 2 चरित्र प्रदर्शित कर रहे थे।
एक विक्सियस चरित्र को परिदर्शित कर रहे थे और वर्चुअस चरित्र को परिदर्शित कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर्स दो दो व्यवहार को अगर प्रदर्शित कर रहा था नॉवेल्स के अंदर या किसी भी फिक्शन के अंदर, किसी भी राइटिंग्स के अंदर, तो वो मेलोड्रामा के अंतर्गत आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। जर्नलिज्म एंड पेरियोडिकल राइटिंग, तो ऐसा है कि विद द चीपर प्राइस ऑफ प्रिंटिंग, ब्रिटिश जर्नलिज्म एंड पेरियोडिकल राइटिंग फ्लोरिश्ड एंड फॉर्म्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द विक्टोरियन लिटरेरी प्रोडक्शन। तो ऐसा है कि उस समय में क्या हुआ, शुरुआती दौर में जब विक्टोरियन एरा चल रहा था, उस समय क्या हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार होने से क्या हुआ कि छपाई सस्ती हो गई। छपाई सस्ती हुई तो जगह जगह पर जर्नलिज्म, पत्रकारिता का उदय हो गया। अब क्या होता था कि कोई घटनाएं घटित होती थी तो उसको जर्नलिज्म, पत्रकारिता के माध्यम से पेपर में छाप करके लोगों तक पहुंचा दिया जाता था, सस्ता हो गया। पेरियोडिकल राइटिंग जो है ना, समग्र राइटिंग, एक सीक्वेंस में राइटिंग का भी उदय हुआ क्योंकि छपाई सस्ती हो गई। तो उस समय में क्या कहते हैं, शायद डबल 3 डेकर्स, मतलब 3-3 कह लें कि एपिसोड्स में नॉवेल को पब्लिश किया जाने लगा। मतलब एक एपिसोड पहले मंथ में आ गया, फिर दूसरे मंथ में दूसरा एपिसोड आया, फिर तीसरे मंथ में तीसरा एपिसोड आया। इस तरह से क्या हुआ, तो एक तरह से मतलब इस तरह से नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट कर दिया गया। उसी समय में पेरियोडिकल राइटिंग मतलब एक तरह से समझ लीजिए सीक्वेंस वाले राइटिंग्स का भी उदय हुआ। एसेज लिखे जाने लगे, मतलब 18वीं सदी से पहले या विक्टोरियन एज के पहले जितने भी नॉवेल्स लिखे जाते थे, नॉवेल्स या कोई भी क्रिटिक्स या कोई भी फिक्शन लिखा जाता था, ड्रामा वरामा, तो वो वास्तविकता से बहुत दूर होता था, मतलब वास्तविक नहीं होता था। लेकिन जब ये 18वीं सदी की शुरुआत हुई और जब विक्टोरियन का एज आया, विक्टोरिया का शासन काल आया, तो उस समय में वास्तविक लेखन का उदय हुआ। लोगों ने वास्तविक लेखन स्टार्ट की, ऐसे निबंध लिखना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, आत्मकथा, बायोग्राफीज लिखनी स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद डायरीज लिखनी स्टार्ट कर दी, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स लिखने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि जॉन रस्किन हुए, थॉमस कार्लाइल हुए, थॉमस बेबिंगटन हुए, मैथ्यू आर्नोल्ड हुए। ये सब ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने नॉन फिक्शस प्रोज लिखा, मतलब वास्तविक, जो कि काल्पनिक ना हो, वास्तविक प्रोज, वास्तविक लेखन स्टार्ट कर दिया था उस समय। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक और नॉन फिक्शन का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। तो उस समय में दो तरह की साहित्य विधाओं का विकास हो रहा था, जिस एक होता है कथात्मक साहित्य विधा। तो कथात्मक साहित्य विधा मतलब एक तरह से हम कह लें ये फिक्शन वाला होता है। इसमें क्या होता है कि कहानी, कविता, उसके बाद आपको ड्रामा, ड्रामा हो गया, ठीक है, नॉवेल हो गया, ये सब वास्तविक नहीं है, इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये कथात्मक साहित्य विधा के अंतर्गत आया, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हम ये कह सकते हैं ये फिक्शस वर्क हुए, फिक्शन वाले वर्क हुए, काल्पनिक वाला। और दूसरा हुआ कथेतर साहित्य विधा। यह एक तरह से वास्तविक साहित्य विधा होती है, क्योंकि इसमें जो लेखन होता है वास्तविकता को आधार मानकर किया जाता है। नॉन फिक्शस वर्क होता है ये, जैसे आत्मकथा लिखना, खुद के बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी लिखना, बायोग्राफी लिखना किसी का, ठीक है, तो वो हो गया। फिर डायरी लिखना, डायरी लेखन, रिपोर्ट लिखना, ये सारे क्या हो गए, तो नॉन फिक्शस राइटिंग हो गए, वास्तविक राइटिंग हो गए। चिल्ड्रन लिटरेचर, तो 19th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई तो यहाँ देखा गया कि उस समय जो चिल्ड्रन लिटरेचर्स है, मतलब बच्चों के लिए जो लिटरेचर्स है ना, उसकी भी शुरुआत हुई। गोल्डन एज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर माना जाता है विक्टोरियन एज को। ऐसे ही हुए बहुत से लेखन उस समय में किए गए, जैसे थ्रू द लुकिंग ग्लास, एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये इनके लेखक थे लेविस कैरोल्स, ठीक है। तो लेविस कैरोल ने ये सब लेखन किया, ठीक है। इसी तरह जेएम बेरीज ने लिखा पीटर एंड वेंडी, तो ये सब आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है ये भाई, द फिंडी साइकिल। तो विक्टोरियन पीरियड का जब लास्ट हो रहा था, विक्टोरियन पीरियड जब एंड हो रहा था, तो उस समय फिंडी साइकिल करके एक नया टर्म आया, या एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है एंड ऑफ द सेंचुरी, मतलब शताब्दी का अंत। तो इस समय में क्या हो रहा था कि इस समय में जो नॉवेल लिखे जा रहे थे ना, वो पुराने नॉवेल ट्रेंड को हट कर लिखे जा रहे थे। मतलब पुराना जो नॉवेल वोवेल लिखा गया ना, उससे थोड़ा हट करके नॉवेल लिखा जा रहा था। मतलब पुराने नॉवेल में क्या होता था ना कि हैप्पी एंडिंग हो जाती थी। कोई भी कहानी घटना घटित हुई और वहाँ मतलब पूरा नॉवेल कुछ भी हो, लेकिन लास्ट में एंडिंग हैप्पी होता था। लेकिन बाद में ये जो फिंडी साइकिल के आने से क्या हुआ कि ये जो हैप्पी एंडिंग वाला मोमेंट था ना, वो खत्म कर दिया गया। जैसे कि अभी आप लोग हिंदी का एक उपन्यास है, आप लोग कभी गोदान पढ़ने का मौका मिले तो गोदान पढ़िएगा। उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं है, उसका एंडिंग क्या होता है कि एक क्या नाम होता है वही, मैं भूल गया हूँ। बहुत अच्छा ही नाम है। गोदान के जो मुख्य किरदार हैं, गोदान के मुख्य किरदार का क्या नाम है भाई, मैं एक सेकंड बता देता हूँ गोदान के मुख्य किरदार का क्या नाम है। थोड़ा सा समय दीजिए मेरे को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास गोदान की बुक पड़ी हुई है शायद।
होरी राम, ठीक है? तो इसका जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो होरी ना होता है, ठीक है? होरी नाम से एक कैरेक्टर है गोदान में, उसकी मौत हो जाती है अंतिम में, ठीक है? तो यह एक प्रेमचंद का मास्टरपीस है, आपको भी कभी मौका मिले तो आप पढ़िएगा, ठीक है? तो इस स्टोरी में क्या होता है ना कि बहुत सारी लंबी कहानी है, वो तो मैं बता नहीं पाऊँगा, आपको कभी मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। तो होरी की जो है ना एक अनइवेंट तरीके से मौत हो जाती है, बेचारा काम करते-करते मर जाता है। लेकिन उस स्टोरी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो उसकी एक हैप्पी एंडिंग हो सकती है क्योंकि होरी का बेटा घर वापस आ जाता है और अच्छे तरीके से अपने जीवन यापन करने की कोशिश करता है। अगर उसी एंडिंग में होरी नहीं मरता और उसके बच्चे वापस आ जाते और होरी के साथ अपना जीवन बिताते तो वो एक हैप्पी एंडिंग होता, लेकिन गोदान के अंदर ऐसा कोई हैप्पी एंडिंग देखने को नहीं मिलता है। तो इसी तरह से फ्रेंडी साइकिल वाले जो नॉवल होते हैं ना, उसमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होती थी। इतना क्लियर हो गया? इसमें बहुत सारे लेखन किए गए जैसे द टाइम मशीन, द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? और उसके बाद शेरलॉक होल्म्स, ऐसे बहुत सारे लेखन जो है हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंडी साइकिल टाइप में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नोवेल एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज्म। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ विक्टोरियन एज को जो है ना गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर नोवेल माना जाता है क्योंकि इस समय में सबसे ज़्यादा नोवेल लिखे गए। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इस समय औद्योगिक क्रांति हो रही थी। इसी के आस-पास में औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति के होने की वजह से क्या हुआ था कि जो लोग थे ना उस समय शिक्षित हो गए थे, ठीक है? अब मज़दूर वर्ग का उदय हो गया था और एक तरह से मिडल क्लास फैमिली का भी उदय हो गया था विक्टोरियन एज में इंग्लैंड के अंदर। अब वहाँ क्या हो रहा था कि लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में समय बच जाता था, क्योंकि उस समय मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर ऐसा तो मोबाइल, टीवी या मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम ज़्यादा तो आते नहीं थे। तो उस समय क्या हो रहा था कि अब लोगों का इंटरेस्ट जग रहा था दूसरे-तीसरे कैरेक्टर नोवेल के कैरेक्टर्स को पढ़ने में या दूसरे-तीसरे की ज़िंदगी में हाथ-पैर घुसाने में। तो उस समय नोवेलिस्ट जो है ना इस बात को समझ गए और उन्होंने डिफरेंट नॉवेल्स लिखने स्टार्ट किए और उस समय एक घटना ये भी घटित हुई कि उस समय में जो है ना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। प्रिंटिंग सस्ती हो गई थी और लोग जो है उसको अफ़ोर्ड कर पा रहे थे, गरीब से गरीब आदमी उसको अफ़ोर्ड कर पा रहा था। तो नोवेल अपना एक रीच मतलब बना रहा था, एक तरह से वो बहुत ज़्यादा रीच हो रहा था उस समय में। तो इतना क्लियर हो गया। उसी समय ट्रिपल डेकर मैं बता चुका हूँ 3 वॉल्यूम्स ट्रिपल डेकर या 3 डेकर्स के नाम से 3 एपिसोड्स में नोवेल पब्लिश किए जा रहे थे। अब है रियलिज़्म, ठीक है? नोवेल के बाद आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रियलिज़्म। तो रियलिज़्म का मतलब होता है वास्तविकता। तो उस समय में कुछ नोवेल ऐसे भी लिखे जा रहे थे जिसमें वास्तविकता का बखान किया जा रहा था। मतलब उस समय में क्या होता था कि नोवेल के माध्यम से नोवेल में जो कैरेक्टर होते थे वो रियलिस्टिक होते थे, वास्तविक होते थे और वो जो है ना अपनी वास्तविक घटनाओं को बताने की कोशिश करते थे, ठीक है? लेकिन इस तरह के रियलिज़्म का डिफरेंट वेरिएंट भी उस समय आया, जिसमें से पहला वेरिएंट था सैटिरिकल वेरिएंट वेरिएंट, ठीक है? तो ये जो वेरिएंट था ना, ये इसमें क्या होता था, इसमें जो नोवेल होता था सैटिरिकल रियलिज़्म के आधार पर जो नोवेल लिखा जाता था, उसमें जो कैरेक्टर होते थे ना, वो एक तरह से बहुत ही खराब कैरेक्टर होता था, ठीक है? वो उस कैरेक्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती थी भाई देखो ये दुनिया जो है ना, ये एक तरह से वैनिटी फेयर है, मतलब ये झूठों का मेला है, ये आज है कल नहीं है और ये एक डार्क प्लेस है, यहाँ पर तुम जैसे आए हो वैसे चले जाओगे, दुनिया को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के रियलिज़्म वाले जो नॉवेल होते थे, तो उसमें से एक अच्छा उदाहरण है वैनिटी फेयर, ठीक है? ये लिखा था विलियम मैकेफेयर थैकरे ने, ठीक है? तो ये समझ गए आप सैटिरिकल रियलिज़्म मतलब इसमें कैरेक्टर्स को बुरे बुरे व्यवहार में दिखाया जाता था। दूसरा है साइकोलॉजिकल रियलिज़्म, तो इसमें क्या होता था कि जो कैरेक्टर्स होते थे इस तरह के नॉवेल्स में साइकोलॉजिकल रियलिज़्म वाले नॉवेल में, तो इसमें जो कैरेक्टर्स होते थे ना वो एकदम रिच लाइफ़ वाले होते थे। चाहे वो अपने थॉट्स के आधार पर रिच हो, संपत्ति के आधार पर रिच हो या किसी अन्य माध्यम से रिच हो। ठीक है? मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी कैरेक्टर्स की। ऐसे नॉवेल जो होते थे उसका एक अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल है जॉर्ज इलियट का मिडलमार्च। इतना क्लियर है? आगे है सोशल रियलिज़्म तो ऐसे नॉवेल जो कि समाज में जो वास्तविकता थी उसको दिखाने की कोशिश करते थे, तो वो वैसे नॉवेल सोशल रियलिज़्म पर बेस्ड नॉवेल होते थे। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? हाँ, जैसे ओपेन कॉस्मिक ये चार्ल्स डिकेन का एक नॉवेल है। इसी तरह ओलिवर ट्विस्ट है, यह भी एक नॉवेल है, ठीक है? तो इसमें ऐसे नॉवेल्स को दिखा इंडस्ट्रियल नॉवेल्स, तो ऐसे नॉवेल्स जो कि इंडस्ट्रीज़ को बेस्ड आधार मानकर बनाए जाते थे, इंडस्ट्रीज़ बेसिस पर बनाए जाते थे, तो वो इंडस्ट्रियल नॉवेल कहलाता था। क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा अगर हो रहा था कुछ तो वो हो रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति उस समय सबसे ज़्यादा तीव्र गति से चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल नॉवेल्स लिखना ज़रूरी था ताकि लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को वो नॉवेल आकर्षित कर सके। जैसे चार्ल्स डिकेन ने लिखा था हार्ड टाइम्स, एलिजाबेथ गैस्केल्स का एक लेखन था नॉर्थ एंड साउथ, तो ये सब इंडस्ट्रियल नॉवेल के अंतर्गत आएगा। इतना क्लियर हो गया? द नॉवेल एंड एम्पायर तो ये बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है? आगे देख लेते हैं।
आगे क्या है, तो ये नोबेल एंड एम्पायर है ना, इसमें बहुत सारे डिफरेंट मैं बता ही देता हूँ, डिफरेंट मुद्दों पर फोकस किया जाता था। ऊपर जितने रियलिज्म है और ऊपर जितने नोबेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोवेल्स है, अगर उनमें से उन नोवेल्स में से कुछ बातें छूट जाती थी तो वो एम्पायरिक नोवेल और जो है ना एक तरह से डिफरेंट नोवेल्स के अंतर्गत उसको लिखा जाता था। इतना क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर वाचिंग, मतलब अब ये जो थैंक्स फॉर वाचिंग है, मतलब अब ये वीडियो समाप्त होने वाला है। जितने स्लाइड्स थे मैंने सारी बातें स्लाइड्स की बता दी आप लोगों को, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बता दूं तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है एलिजाबेथन वर्ल्ड वाला, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे उससे एक क्वेश्चन तो 100% आएगा एलिजाबेथन वर्ल्ड से, चाहे वो रेनेसा के माध्यम से पूछे, चाहे ह्यूमनिज्म थॉट्स के माध्यम से पूछे, या फिर सीधे एलिजाबेथन वर्ल्ड से पूछे। दूसरा क्वेश्चन विक्टोरियन एज वाला आएगा, 100% गारंटी है विक्टोरियन एज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। चाहे वो आपसे पूछ ले कि विक्टोरियन एज में लिटरेचर कैसे आबाद हुआ, या फिर पूछ दे कि विक्टोरियन एज में डिफरेंट रियलिज्म क्या था, या फिर रियलिज्म पे कमेंट करने को कह दे आपको, तो वो आप कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा नोबेल्स के बारे में कि नोबेल क्या है, इसके शुरुआत, इसके राइज, इसके विकास को बताइए। ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे, या फिर कमेंट करने देगा आपको किसी टाइप, किसी नोबेल के टाइप पर। हो सकता है आपसे पूछे कि साइकोलॉजिकल नोबेल क्या है, इस पर कमेंट कीजिए, या फिर आपसे ये पूछे कि भाई बता दो कि पिकारेस्क्यू नोवेल क्या है, या फिर आपसे ये पूछे कि हाउ इज ये जो क्या कहते हैं, एक और है क्वेश्चन, क्या कहते हैं, नोवेल सॉरी पोएम वाला जो लास्ट ब्लॉक है, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ इज एलिजाबेथन पोएट्री और द पोएट्री बिफोर विक्टोरियन एज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पोएट्री। तो अगर मॉडर्न पोएट्री की बात करें तो विक्टोरियन पोएट्री के आसपास, विक्टोरियन समाज, विक्टोरियन एज की जब एंडिंग होती है तो उसी समय मॉडर्न पोएट्री की स्टार्ट हो जाती है, मॉडर्न पोएट्री स्टार्ट हो जाती है। और विक्टोरियन एज से पहले जितने पोएट्री होते हैं तो वो क्लासिकल पोएट्री होते हैं। तो आपको क्लासिकल पोएट्री और मॉडर्न पोएट्री में डिफरेंस पूछेगा तो आप वो जो पोएट्री वाला सेक्शन था पूरा लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोग समझ गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन जो गेस क्वेश्चन है वो मैं बता दे रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि पिछला एक वीडियो सेशन आ ही चुका था, उसमें गड़बड़ियां थी, त्रुटियां थी, तो उसके लिए तो मैं माफी मांग ही चुका हूँ। अब मैं उस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को नहीं देखिएगा, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। अब लास्ट में मैं एक चीज कहता हूँ, BEGLA 137 की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के पास गुल्ली बाबा या फिर कह ले कि अगर बुक है BGLA 137 की, तो उसके फर्स्ट पेज की फोटो जो है ना, अगर आप टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा के दे दे मुझे तो काफी मदद मिल जाएगी, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप करके मुझे दे दे तो मैं कोशिश करूंगा कि BGLA 137 बुक के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।